CH-31 टोटका उतरा या नहीं। अभिमन्यु युग पर चिढ़ते हुए कहता है, यार युग तू भी ना कमाल करता है। अब जब हमें पता चल गया है तो ये क्यों पूछ रहा है कि यक्षिणी यहाँ पर क्यों कैद है। हमें तो बल्कि यह बात जानकर खुश होना चाहिए कि यक्षिणी आजाद नहीं हुई है बल्कि यहीं पर है। अब वो कल पूर्णिमा की रात किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी। हाँ अभिमन्यु, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है और वो ये है कि यक्षिणी कमरे के अंदर ही कैद कैसे रह सकती है जबकि हम तो वो दरवाजा खोल चुके हैं ना और उसके अंदर से भी आ चुके हैं। याद है तूने कहा था कि जहां पर अदृश्य शक्तियों को बांध कर रखा जाता है, यदि हम वहां के किसी सामान को छू लेते हैं या फिर सामान के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं तो वहां की अदृश्य शक्तियां बंधन से मुक्त हो जाती है। और उस रात मेरे हाथ में भी तो अपने आप पेन आ गया था। इस हिसाब से तो यक्षिणी को कमरे में से आजाद हो जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग पर शक करते हुए कहता है, यार तेरी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू यक्षिणी को सच में कमरे से आजाद कराना चाहता था और वो पेन जानबूझकर तूने कमरे से बाहर निकाला था। युग हिचकिचाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है यार, सच में मुझे नहीं पता वो पेन कैसे मेरे हाथ में आ गया था। भला मैं यक्षिणी को आजाद करके क्या करूंगा, वो कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है। यार अगर यक्षिणी तेरी रिश्तेदार नहीं लगती तो दुखी क्यों हो रहा है। खुशी मनाना कि वो कमरे के अंदर ही कैद है, बाहर नहीं निकली। और अभी मैंने तेरे सामने डाउजिंग की मदद से उसका पता लगाया ना, और डाउजिंग विधि कभी गलत नहीं हो सकती है, समझा। अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, देख मुझे ना अब बहुत नींद आ रही है, अब सोने जाने दे। पिछले 2 दिन से रोज रात को 4 बजे तक जगा रहा है, मैं आज चैन की नींद सोऊंगा बिना किसी डर के। इतना कहकर अभिमन्यु नीचे हॉल में जाने लग जाता है, पर युग की नजरें अभी भी रूम नंबर 666 पर गड़ी हुई थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि यदि उसने दरवाजा खोला था तो यक्षिणी बाहर क्यों नहीं निकली थी। एक तरफ युग और अभिमन्यु ने यक्षिणी का पता लगा लिया था तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता किशनोई नदी पर पहुंच गई थी। अमोदिता रोनकोमुचा घाट पर खड़ी हुई थी। किशनोई नदी धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रही थी। अमोदिता के सिवा रोनकोमुचा घाट पर और कोई नहीं था, वो अकेले ही वहां पर खड़ी हुई थी। अमोदिता अपने अगल बगल देखती है, जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है जिसके अंदर उसने वो काली पुड़िया पकड़ी हुई थी। अमोदिता वो पुड़िया खोलने लग जाती है। पुड़िया के अंदर की हल्दी की गांठ पूरी तरह पीली से लाल हो चुकी थी। उसी हल्दी की गांठ से काया का बाल लिपटा हुआ था। वह बाल पूरी तरह हल्दी की गांठ से चिपका चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल हल्दी की गांठ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने अमोदिता को जो मंत्र बताया था उसका जाप करते हुए अमोदिता वो बाल हल्दी की गांठ में से निकालने लग जाती है। अमोदिता को हल्दी की गांठ से बाल निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी क्योंकि वह बाल पूरी तरह हल्दी में समाहित हो चुका था। अमोदिता हल्दी की गांठ से बाल निकाल ही रही थी कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखती है कि नदी के पानी के ऊपर अचानक कई सारे जुगनू मंडराने लग गए थे। अमोदिता खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए नदी के पास, आज से पहले तो इतने जुगनू कभी नहीं देखे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ में पहनी वॉच पर पड़ती है और वो देखती है कि 4 बजने में 5 मिनट ही कम थे। अमोदिता खुद से कहती है, छोड़ो मुझे क्या करना है इन जुगनुओं से, आए हो कहीं से भी, मैं तो वो करती हूँ जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ। 4 बजने वाले हैं, यदि 4 बजे से पहले मैंने ये टोटका नहीं तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी और यदि इस बार कोई गड़बड़ हुई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से हल्दी की गांठ में से बाल निकालने लग जाती है और कुछ ही देर में वो हल्दी की गांठ से पूरी तरह बाल अलग करने में कामयाब भी हो जाती है। अमोदिता ने काला कपड़ा, हल्दी का गांठ और काया का बाल तीनों अलग अलग कर लिया था। अमोदिता फिर अपनी नजर अपने आसपास घुमाती है। जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि कोई उसे देख नहीं रहा, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पर बैठने लग जाती है। अमोदिता कपड़ा, हल्दी की गांठ और काया का बाल एक हाथ में पकड़कर अपना हाथ नदी के ऊपर रखते हुए कहती है, ओम अमी श्री नमी वज्र कवचाय होम पिताम्बरे तंत्र बद्ध नाशय नाशय। उद्धरण चिन्ह। अमोदिता बार बार इसी मंत्र का जाप किए जा रही थी। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप कर रही थी वो जुगनू उसके हाथ के पास आकर मंडराने लग गए थे। ये सब देखकर अमोदिता काफी हैरान हो गई थी, पर मंत्र का जाप शुरू करने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। अमोदिता 7 बार मंत्र का जाप करती है और वह तीनों चीजें नदी के अंदर प्रवाहित कर देती है। वो जैसे ही उन चीजों को नदी के अंदर डालती है वो जुगनू अचानक से गायब हो जाते हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे वो जुगनू कहाँ पर चले गए, अभी तो यहीं पर थे। बड़े अजीब जुगनू है, जब मन करता है तब दिखते हैं, जब मन करता है गायब हो जाते हैं। इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो और ज्यादा दंग हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके पीछे काला कुत्ता खड़ा हुआ था। ये वही कुत्ता था जो उसे उसके घर के पास वाले चौराहे पर मिला था। वह कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। अरे ये कुत्ता यहाँ पर भी आ गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अभी मजा चखाती हूँ इस कुत्ते की औलाद को। इतना कहकर अमोदिता नदी के पास ही पड़ा पत्थर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंक कर मार देती है। इस बार उसका निशाना एकदम सही बैठता है और सीधा जाकर उस कुत्ते को लग जाता है। पत्थर पड़ने पर पहले वो कुत्ता चीखता है और फिर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात, आज तो मेरे दोनों निशाने एकदम सही जगह पर लगे हैं। उम्मीद है कल तक काया पर से टोटके का असर भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम वापस अपने घर की ओर बढ़ाने लग जाती है। सुबह हो गई थी और सुबह के 8 बज रहे थे। युग और अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों की नींद खुल जाती है।
युग उबासी लेते हुए कहता है, यार ये सुबह सुबह कौन आ गया अब। पता नहीं यार कौन आया होगा, तू रुक मैं देख कर आता हूँ। हाँ देख कर आ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठता है और दरवाजे के पास जाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। कछुआ बहुत ही शांत खड़ा हुआ था, आज तक अभिमन्यु ने उसे इतना शांत इससे पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे कछुआ तू आ गया और बता तेरी दादी की तबीयत कैसी है अब। वो युग बता रहा था कि अचानक से खराब हो गई, यार मैं ना मिलने ही आने का सोच रहा था पर। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वो चुप हो जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कछुए के पीछे से बिंदु निकलती है जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके अभिमन्यु को घूरते जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, बिंदु तुम और यहाँ पर। बिंदु कछुए के आगे आते हुए कहती है, हाँ मैं और यहाँ पर, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो अभिमन्यु मुझे यहाँ पर देखकर। और ये बताओ काया कहाँ पर है, कल से जब से कॉल कर रही हूँ एक बार बात तक नहीं कराई तुम लोगों ने मेरी उससे, वो ठीक तो है ना, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। अभिमन्यु हकलाते हुए कहती है, वो बिंदु कायना, ये काय काय क्या लगा कर रखा है। मैंने पूछा काय कहाँ पर है मुझे ये बताओ। वो अंदर ही है बिंदु। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि बिंदु अभिमन्यु को साइड हटाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। अभिमन्यु कछुए के कान में कहता है, अबे कछुए तू इस बिंदु को यहाँ पर लेकर क्यों आ गया, तुझे पता है ना काय की हालत कैसी है, यदि उसने काय के मुंह से अमोदिता का नाम सुन लिया तो काय की लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो जाएगा। कछुआ धीरे से कहता है, यार मैं तो ये बिंदु की दुकान पर चाय पीने गया था, इसने पूछा कि काय कहाँ पर है तो मैंने कहा वो तो वहीं पर होगा ग्रेवयार्ड कोठी में, उससे फोन पर बात कर लूं तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस ये पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो मैंने बता दिया कि ग्रेवयार्ड कोठी, तो वो भी मेरे पीछे साथ आ गई। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की पर तू तो जानता ही है बिंदु सुनती कहाँ है किसी की। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तेरी चाय के कारण अब पता नहीं यहाँ क्या क्या हंगामा होगा। जब बिंदु कोठी के अंदर घुसती है तो उसे वहीं पर युग दिखता है। वो युग से पूछती है, युग काय कहाँ पर है। पहले तो युग भी बिंदु को वहां पर अचानक से देखकर घबरा जाता है पर बड़ी ही हिम्मत करके कहता है, वो तो मेरे कमरे में है। इससे आगे युग कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु अपना अगला सवाल युग पर दाग देती है, और तुम्हारा कमरा कहाँ पर है। युग कहता कुछ नहीं, बस अपने हाथ से सीढ़ियों की ओर इशारा कर देता है। बिंदु युग के कमरे की ओर जाने लग जाती है। युग, कछुआ और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे बिंदु युग के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी, युग, अभिमन्यु और कछुए तीनों की दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यदि काय ठीक नहीं हुआ होगा तो वो बिंदु को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि काय क्यों अमोदिता का नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जब बिंदु युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि काय अभी भी बेड पर सोया हुआ था। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, ये काय अभी तक सो क्यों रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। युग, अभिमन्यु और कछुआ बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते बल्कि एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। बिंदु काय के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मछली पर पड़ती है और वो कहती है, ये तुमने भुंजी मछली को नीचे क्यों फेंक कर रखा है, तुम्हें खाने का अपमान करते हुए शर्म नहीं आती क्या। युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो बिंदु ये मछली ना खराब हो गई थी तो कल रात ना मैं इसे डस्टबिन में डालने जाने वाला था पर तभी लाइट चले गई तो यहीं पर गिर गई थी। बिंदु मछली को छूते हुए कहती है, पर ये मछली तो मुझे ताजी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पकड़ी गई हो, ये खराब कैसे हो सकती है। बिंदु की बात सुनकर युग और अभिमन्यु भौंच के रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मछली सड़ने की बदबू आ रही थी, ये ताजी कैसे हो सकती है। युग और अभिमन्यु इस बात का पता लगा पाते उससे पहले ही काय नींद में से उठने लग जाता है। कछुआ अपने हाथ से काय की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो देखो लगता है काय उठ रहा है। बिंदु काय के माथे पर हाथ फेरने लग जाती है। तभी धीरे से काय अपनी आंखें खोल देता है और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। अभिमन्यु और युग मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि काय अमोदिता का नाम ना ले वरना भांडा फूट जाएगा। काया बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये ख्वाब है तो मुझे ख्वाबों ही रहने दो, मुझ गरीब को तुम्हारी बाहों में ही रहने दो, मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, तुम मुझे हमारी हसीन यादों में ही रहने दो। कछुआ काया के मजे लेते हुए कहता है, बेटा ये तुम्हारा कोई मुशायरा नहीं चल रहा है, जरा आंखें अच्छे से खोलो, बिंदु देवी साक्षात यहाँ पर पधारी है, सिर्फ तुम्हारे लिए समझे। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है काया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो 2 से 3 बार अपनी आंखें मलता है। जब बिंदु उसे वहीं पर बैठी मिलती है तो वह फुर्ती के साथ उठकर बैठ जाता है और खुश होते हुए कहता है, बिंदु तुम यहाँ पर, और क्या ये कछुआ सच कह रहा है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो। बिंदु नाटक करते हुए बहाना बनाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो काय, ये कछुआ तो कुछ भी बकबक करते रहता है, भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी, मैं तो यहाँ पर ये युग से मिलने आई थी, इसे ये नाश्ता देने के लिए। इतना कहकर बिंदु कछुए की तरफ इशारा करती है। कछुआ अपने हाथ में पॉलिथीन पकड़ा हुआ था जिसमें बिंदु ने नाश्ता पैक किया था। काया उदास होते हुए कहता है, अच्छा मुझे तो लगा। बिंदु बीच में ही काया को टोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है, और ये बताओ कल युग और अभिमन्यु ने तुम्हें बताया होगा ना कि मेरा कॉल आया है, तुमने रिटर्न क्यों नहीं किया, तुम्हें पता भी है कितना सारा सामान लाना था हमें मार्केट से। काया अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कल तुमने मुझे कॉल किया था पर कब और ये युग और अभिमन्यु ने मुझे बताया क्यों नहीं।
युग काया को टोकते हुए कहता है, अबे कितना झूठ बोलता है, बताया तो था, भूल गया कल तुझे लूज मोशन हो गया था, बार बार तू वॉशरूम के अंदर बाहर हो रहा था तब बताया था। काया हैरानी के साथ कहता है, लूज मोशन हुआ था और मुझे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ तुझे लूज मोशन हुआ था ना, तुझे गोली भी खिलाई थी, चल अब हाँ बोल। काया अभिमन्यु और युग की बातों में फंस जाता है और उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। बिंदु उन लोगों को बीच में ही टोकते हुए कहती है, जो भी हुआ हो मुझे क्या करना है, मुझे युग से मिलना था तो मिल लिया, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ काया तुम जल्दी दुकान पर आ जाना। काया खुश होते हुए कहता है, क्यों बिंदु, तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तुमसे क्या काम होगा भला? तुम्हारे बच्चों को तुमसे काम है। क्या कहा मेरे बच्चे? हाँ तुम्हारे वही छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए तुम प्रेम पत्र लिखते हो, कल से तुम्हारी राह देख रहे हैं, लाइन में लगे हैं कि कब तुम आओगे और उनकी प्रेमिका के लिए प्रेम पत्र लिखोगे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बिंदु वहां से जाने लग जाती है, तभी काया उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट। बिंदु पीछे पलटते हुए कहती है, क्या है? CH32 खुलासा। बिंदु को रुकता हुआ देखकर काया खुश हो जाता है, वह मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बिंदु को क्या हो गया है, ये तो मेरी बात मानने लग गई, पहले कभी रुकने का बोला करता था तो नहीं रुकती थी और आज देखो झट से रुक गई, जैसे मेरे ही रोकने का इंतजार कर रही थी। बिंदु काया पर चिढ़ते हुए कहती है, अब चुप क्यों हो काया, बोलो क्यों रोका है मुझे? काया शर्माते हुए कहता है, वो बिंदु अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मैं बस अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में ही चलेंगे, तुम जब तक पैदल पैदल पहुंचोगी उससे बेहतर है तुम मेरे साथ ही चलना। बिंदु सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, काया के फ्रेश होने का इंतजार करे या नहीं, क्योंकि घर पर उसकी माँ ने उसे जल्दी आने बोला था। बिंदु को कुछ सोचता हुआ देखकर काया फटाक से बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं फ्रेश होने भी नहीं जाता हूँ, ऐसे ही तुम्हारे साथ चल देता हूँ, चलो। काया की बात सुनकर कछुआ, युग और अभिमन्यु हंसने लग जाते हैं। बिंदु भी मन ही मन हंसने लग गई थी। बिंदु काया को मना करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम हो जाओ फ्रेश, मैं इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी मैं पहली बार आई हूँ इस ग्रेवयार्ड कोठी में। बिंदु कमरे के चारों तरफ अपनी नजर फिराते हुए कहती है, जितनी तारीफ सुनी थी उससे कई ज्यादा खूबसूरत कोठी है ये। युग क्या तुम मुझे वो कमरा दिखा सकते हो जहाँ पर यक्षिणी कैद है, मुझे वो कमरा देखना था। युग बिंदु की बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ बिचकते हुए कहता है, बिंदु तूने क्या इस ग्रेवयार्ड कोठी को कोई म्यूजियम समझकर रखा है, जो तुझे यक्षिणी का कमरा देखना है? वो यक्षिणी का कमरा है, कोई महारानी का नहीं। जानती है ना यक्षिणी कौन थी, क्या भौकाल मचाया हुआ था उसने? बिंदु प्रतिशोध की आग में कहती है, हाँ जानती हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं, उसी ने तो मेरे सिर पर से पिता का साया छीना था, मेरे पापा की जान ली थी उसने। युग धीरे से कहता है, मेरे भी। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, पर बिंदु तू यक्षिणी का कमरा देखकर क्या करेगी, वो कमरा तो बंद है। अरे तो मैं बाहर से ही देख लूंगी, जरा मैं भी तो देखूं उस यक्षिणी को किस और कैसी शक्तियों से बंद किया था उन तीनों धर्मगुरुओं ने। अभिमन्यु अपने हाथ से बाई तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो कमरा है ना, इसके बगल में ही रूम नंबर 666 है, वहीं पर यक्षिणी कैद है, जा कछुआ बिंदु को बगल वाला कमरा दिखा करा। कछुआ झट से मना करते हुए कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रहा, तुम ही लेकर जाओ। मैं तो उस कमरे के पास भी ना भटकूं, वो तो ये युग के कारण आना पड़ता है, पता नहीं इसने यक्षिणी के कमरे का बगल वाला कमरा ही रहने के लिए क्यों चुना, इतनी बड़ी कोठी में तुझे और कोई सा कमरा पसंद नहीं आया था क्या युग? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार वो बात यह है कि बचपन में मैं इसी कमरे में रहा करता था, बहुत सी यादें जुड़ी हुई है इसे, और बात को मत घुमा, चुपचाप बिंदु को बगल वाला कमरा दिखा करा। ना बाबा ना, मैंने मना किया ना। बिंदु कछुए को आंखें दिखाते हुए कहती है, अगर तुझे नहीं चलना तो मत चल, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम अकेले ही कर सकती हूँ, वैसे भी बगल में ही तो जाना है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं यक्षिणी का रूम देखकर आती हूँ। इतना कहकर बिंदु वहां से चले जाती है। इस तरफ अमोदिता और रजनी किचन के अंदर थी। अमोदिता रोटियां बेल रही थी और उन्हें सेक रही थी। वहीं पर रजनी भी खड़ी हुई थी, जो धड़ाधड़ प्याज काटे जा रही थी। इतनी स्पीड से वो प्याज काट रही थी कि यदि उससे जरा सी भी चूक हुई तो सीधे उसकी उंगलियां कट जाएगी। अमोदिता रोटी बेलते हुए कहती है, माँ अब तो काया पर से वशीकरण टोटके का असर खत्म हो गया होगा ना। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे कितनी बार बोला है, एक बार हम भगवान पर शंका कर सकते हैं पर काले जादू पर नहीं, काले जादू के काले टोटके कभी खाली नहीं जाते हैं, समझी, बस उन्हें सही से करना आना चाहिए। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, ये बता, जैसा जैसा मैंने तुझे बोला था सब वैसा ही किया था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? अमोदिता फटाक से कहती है, नहीं माँ, कुछ गड़बड़ नहीं की थी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही किया था, तुम्हारी कसम। मेरी कसम वसम मत खा नालायक, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तेरी युग के साथ शादी करवा कर ही मरूंगी, समझी। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्मा जाती है, तभी उसके मन में उस कुत्ते का ख्याल आता है और वो रात का हादसा याद करते हुए कहती है, माँ आपको पता है रात में ना चौराहे पर मुझे एक काला कुत्ता दिखा था, और वही कुत्ता नदी के किनारे पर भी दिखा था, जब मैं टोटका तोड़ रही थी, वो कुत्ता मुझे घूरे जा रहा था। बताओ क्या दिन आ गए हैं तेरे, युग को तुझे घुराना चाहिए तो कुत्ते तुझे घूर रहे हैं, और ये भी कोई बताने वाली बात है? मैं क्या करूंगी उस कुत्ते के बारे में जानकर, मुझे क्यों बता रही है? अमोदिता छोटा सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मैं तो बस तुम्हें बता रही थी।
रजनी रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये फालतू की बातें मत बताया कर मुझे समझी, और जरा रोटी को देख, जल रही है वो। अमोदिता चिमटे से रोटी को पलटते हुए कहती है, हाँ माँ देख रही हूँ मैं। कुछ देर बाद अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ बाल वाला टोटका तो फेल हो गया, अब आज रात कौन सा टोटका करना है हमें युग जी को वश में करने के लिए। आज रात हम कोई टोटका नहीं कर सकते। अमोदिता अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, क्यों माँ? क्योंकि आज रात पूर्णिमा है। अमोदिता फटाक से कहती है, पूर्णिमा हुआ तो क्या हुआ माँ, ये तो और भी अच्छी बात है ना। मैंने सुना है पूर्णिमा और अमावस्या की रात सबसे ज्यादा टोटके किए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या की रात दैत्य शक्तियां की ताकत बढ़ जाती है और साथ में उनके उपासकों की भी शक्तियां बढ़ती है। शक्तियां उन उपासकों की बढ़ती है जिनके पास पहले से शक्तियां होती है। तेरे पास कहाँ शक्तियां हैं नालायक लड़की, इतना आसान नहीं होता है काली शक्तियां पाना समझी। वो तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली, बस कुछ टोटकों में सफल हुई हूँ, इसलिए आज रात हम दोनों ही मिलकर साधना करेंगे। और साधना करने से क्या होगा माँ? अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो हो सकता है उसको काली शक्तियां मिल जाए, और शक्तियां ना भी मिले तो एक फायदा जरूर होता है, और वो ये कि उसके बाद जो वो टोटके करता है फिर कभी खाली नहीं जाते, उनका असर जरूर होता है समझी। हाँ माँ समझ गई, तो फिर आज रात 12 बजे तैयार रहना, हम 12 बजे से ही साधनाएं करना शुरू कर देंगे। हाँ माँ मैं तैयार रहूंगी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में काय फ्रेश होकर आ गया था और बिंदु जो समोसे लेकर आई थी वो खा रहा था। कछुआ, युग और अभिमन्यु भी समोसे ही खा रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आ कछुआ घबराते हुए कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? मुझे एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। युग झट से कहता है, हाँ यार सुनी, मुझे भी सुनाई दी। काया हिचकिचाते हुए कहता है, ये तो बिंदु की आवाज थी, पर वो चीखी क्यों? अभिमन्यु बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, पता नहीं, चल चल कर देखते हैं मामला क्या है। अभिमन्यु, युग, काया और कछुआ जितनी फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल सकते थे निकलने लग जाते हैं। जब वो रूम नंबर 666 के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के सामने ही फर्श पर बिंदु बैठी हुई थी, जो कि बहुत डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। बिंदु बार बार एक ही चीज बड़बड़ाई जा रही थी, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? काया बिंदु के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए पूछता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, सब ठीक तो है? बिंदु काया के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस सिसकियां लेते जा रही थी, उसके हाथ पैर अभी भी डर के मारे बस कंपकपाए जा रहे थे। काया बिंदु पर दबाव बनाते हुए उससे फिर पूछता है, बिंदु मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे, क्या हुआ, तुम कुछ बताओगी भी या बस ऐसे डरते रहोगी? बिंदु काया के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही कछुए की नजर दरवाजे के लगे ताले पर पड़ जाती है और वो देखता है कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और उसके ऊपर जो ताबीज बंधे हुए थे वो भी जमीन पर पड़े हुए थे। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये क्या बिंदु, तूने ताला क्यों तोड़ दिया? जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, युग, अभिमन्यु और काया की नजर सीधे दरवाजे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि ताला टूटा हुआ था। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये ताला कैसे टूट गया, इसे तो मैंने और अभिमन्यु ने अच्छे से फेविस्टिक से चिपकाया था। ताला टूटा देखकर काय की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, माना तेरे पापा का शिकार यक्षिणी ने किया था, पर इसका यह मतलब थोड़ी ना कि उससे बदला लेने के लिए तू ताला तोड़ देगी और पूरे गांव वालों की जान को खतरे में डाल देगी। बिंदु अपनी बेगुनाही की गवाही देते हुए कहती है, मैंने ताला नहीं तोड़ा कछुआ। कछुआ झट से कहता है, तो फिर किसने तोड़ा, यहाँ पर तू ही तो थी ना दरवाजे के पास। काया बिंदु की ओर देखते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बिंदु, तुम्हें ताला नहीं तोड़ना चाहिए था। बिंदु काया को समझाते हुए कहती है, मैंने ताला नहीं तोड़ा काया, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तो बस दरवाजा देख रही थी और दरवाजा देखते ही देखते मैंने गलती से अपना हाथ ताले पर रख दिया और ये टूट गया। मेरे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे हाथ रखते ही ये ताला कैसे टूट गया। कछुआ गुस्से से कहता है, क्या कहा गलती से बिंदु, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तूने ये सब सोच समझ कर किया है। तू ना घर से ही सोचकर आई होगी कि ताला तोड़ना है, तभी तो यक्षिणी का कमरा देखने की जिद कर रही थी। बिंदु कछुए पर दहाड़ते हुए कहती है, तू क्या पागल है कछुआ, भला मैं क्यों ताला तोड़ूंगी, और ये बता तुझे क्या मेरे हाथ हल्के लगते हैं जो हाथ रखते ही ताला टूट जाएगा? बिंदु अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहती है, ये देख ले मेरे दोनों हाथ खाली है, अब तू ही बता भला मैं ताला कैसे तोड़ूंगी? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तूने ही ताला तोड़ा है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ये क्या बोल रहा है कछुआ तू? मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। कछुआ बार बार बिंदु पर इल्जाम लगाए जा रहा था और बिंदु अपने बेगुनाह होने की गवाही दे रही थी। कछुए और बिंदु के बीच का ये झगड़ा युग से देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, ताला बिंदु ने नहीं तोड़ा है बल्कि मैंने तोड़ा है। युग जैसे ही यह बात बोलता है अचानक से वहां पर खामोशी छा जाती है। काया, कछुआ और बिंदु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें अभी भी युग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। काया अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, ताला तूने तोड़ा है? पर कब? युग उन तीनों को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने और अभिमन्यु ने मिलकर ताला तोड़ा था और फिर वापस वैसे ही लगा दिया था। सारी बात सुनने के बाद काया हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब जिस रात हमने यहाँ पर पहला कार्यक्रम किया था उसी रात तुम दोनों ने ताला तोड़ दिया था और वैसे ही लगा दिया था? अभिमन्यु धीरे से कहता है, हाँ। कछुआ पूछता है, पर तुम दोनों ने यह बात हम दोनों से क्यों छुपा कर रखी, हमें क्यों नहीं बताई?
युग कहता है, यार अगर हम तुम दोनों को ये बात बताते तो तुम दोनों डर जाते और हम नहीं चाहते थे ऐसा हो इसलिए कुछ नहीं बताया। काया अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को पता भी है तुमने क्या किया है, अगर गलती से भी वो यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हो गई होगी तो सब खत्म हो जाएगा, वापस से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। अभिमन्यु काया को समझाते हुए कहता है, यार काया अभी युग ने बताया ना, हम 2-3 दिन से मेरे डिवाइसों से यही चेक कर रहे थे कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हुई है या नहीं, और तू फिक्र मत कर, वो यहीं पर है इसी कमरे में, हमने मेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों की मदद से कंफर्म कर लिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। काया पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु का फोन बजने लग जाता है। जब बिंदु की नजर उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का फोन था। बिंदु अपनी माँ का फोन उठाते हुए कहती है, हाँ माँ बोल बो। हाँ माँ, मैंने नाश्ते की डिलीवरी कर दी है, बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। हाँ अहमद को भेज दो जब तक दूसरी डिलीवरी करने, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर बिंदु फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद बिंदु कहती है, माँ का फोन था, जल्दी बुलाया है, मुझे देर हो रही है, चले काया निकलते हैं। काया बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, हाँ चलो। कछुआ कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। युग झट से पूछता है, तू कहाँ जा रहा है? कछुआ मुंह फुलाते हुए कहता है, ऐसी जगह जहां पर झूठे लोग ना हो और अपने दोस्तों से कुछ ना छुपाए। कछुए की बात सुनकर युग समझ गया था कि कछुआ और काया दोनों ही उससे नाराज हो गए थे। कछुआ काया और बिंदु, अभिमन्यु और युग को बाय कहे बिना ही वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी और ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। कछुआ और काया अभी तक नहीं आए थे, सिर्फ युग और अभिमन्यु ही कोठी के अंदर थे। अभिमन्यु शराब की बोतल लेकर जमीन पर बैठा हुआ था और अकेले ही पैगा बनाकर पिए जा रहा था। युग भी वहीं पर बैठा था और एक पेन और कॉपी लेकर उसमें ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने से पहले क्या क्या तय यारी करनी है उसका प्लान बना रहा था। अभिमन्यु पैगा बनाते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता कछुआ और काया आज रात यहाँ पर आएंगे। युग कॉपी में कुछ लिखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, अगर उन दोनों को आना ही होता तो अब तक आ चुके होते। यार आज ना मैं बहुत खुश हूँ। युग हैरानी के साथ कहता है, खुश है पर क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि काया और कछुआ आज रात यहाँ पर नहीं आएंगे और तुझे अकेले ही सारी शराब पीने मिलेगी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। नहीं यार, उनके लिए तो मुझे बुरा लग रहा है, गलती हमारी ही है, हमें उनसे वो बात नहीं छुपानी चाहिए थी, आखिर दोस्त थे वो हमारे, भगवान से भले ही छुपा लो पर दोस्तों से कुछ मत छुपाओ। यार मेरी एक बात समझ नहीं आई, ये पीने के बाद हर बंदा इतनी सिटी बातें क्यों करने लग जाता है? यार क्या बताए, शराब चीज ही ऐसी है। यार तू ना ये फालतू बातें करना छोड़ और टॉपिक पर आ, ये बता खुश किस बात पर है? यार आज ना मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। कैसा बरसों का सपना? यार मैंने ना तुझसे एक बात छुपाई थी, तुझसे क्या, मैंने अपनी माँ से भी ये बात छुपाई थी। युग धीरे से कहता है, कैसी बात? वो यार मैं ना यहाँ पर कोई छुट्टी बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने तुझे निकाल दिया था? पर क्यों? CH33 उसकी आहट। युग फिर अभिमन्यु से पूछता है, बता ना, तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने क्यों निकाल दिया था? अभिमन्यु पैगा उठाकर उसे पीते हुए कहता है, अंधेरे के कारण। युग नोटबुक में लिखना छोड़ देता है और बिचकते हुए कहता है, क्या कहा? अंधेरे के कारण? हाँ यार, वो मुझे ना निक्टोफोबिया है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, निक्टोफोबिया मतलब तुझे अंधेरे से डर लगता है? हाँ यार, ये अंधेरा ही तो है जिसने मेरी जिंदगी के सपने को अंधेरे में डुबा दिया। सपने को अंधेरे में डुबा दिया मतलब? तू साफ साफ बताएगा कहना क्या चाहता है, और क्यों तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने निकाल दिया? हाँ बताता हूँ, आज से 3 महीने पहले जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारी टीम एक मिशन में गई थी जिसमें बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रोफेसर थे। हम लोगों को एक सुरंग के अंदर जाना था। सुनने में आया था कि उस सुरंग के अंदर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, कई अतृप्त आत्माएं भटक रही है। हम उसी का पता लगाने गए थे। जब हम सुरंग के अंदर गए तो हमने देखा जैसे जैसे हम सुरंग के अंदर जाते जा रहे थे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। युग गौर से अभिमन्यु की सारी बातें सुन रहा था। अभिमन्यु को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने शराब पीकर रखी हुई हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पूरे होशो हवास में था। अभिमन्यु आगे की बात बताते हुए कहता है, सुरंग के अंदर और आगे बढ़ने पर वो सुरंग 2 भागों में डिवाइड हो गई। उसी के साथ हमारी टीम भी डिवाइड हो गई। मेरी टीम में पलक और दीप्ति थी। हम तीनों सुरंग के एक भाग में चले गए और बाकी की टीम दूसरे भाग में। जैसा कि मैंने तुझे बताया था, ये जो अदृश्य शक्तियां होती है इन्हें हम मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग पहले ही अपने साथ मशाल लेकर आए थे। हम लोग सुरंग के अंदर आगे ही बढ़ रहे थे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। उस सुरंग के अंदर जो पत्थर रखे हुए थे वो अपने आप हवा में उड़ने लग गए थे। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है यार, पत्थर अपने आप हवा में उड़ने लग गए? हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। अक्सर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके बारे में यदि हम दूसरों को बताते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता जब तक वो हादसे खुद उनके साथ घटित ना हो जाए। जैसे ही पत्थर हवा में उड़ने लगे हमारी मशालें अपने आप बुझ गई और सुरंग के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है उससे पहले ही अगले ही पल मुझे पलक और दीप्ति के चीखने की आवाज सुनाई देने लग गई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ऊपर से अंधेरा मेरा डर बढ़ाते जा रहा था। मैं सुरंग से जितनी जल्दी भागकर बाहर जा सकता था भाग गया। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा भाग गया?
हाँ और क्या करता, मैं कहा तो अंधेरे से मुझे डर लगता है। फिर उन दोनों लड़कियों का क्या हुआ? उन दोनों लड़कियों को दूसरी टीम ने बचा लिया था, वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गई थी। दीप्ति तो ठीक थी पर पलक की हालत गंभीर थी, वो कोमा में चले गई थी। क्या बात कर रहा है यार, कोमा में? हाँ, इतना आसान थोड़ी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना, जान की बाजी लगानी पड़ती है, कब क्या हो जाए हमें खुद नहीं पता, हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। अपनी टीम को अकेला ही छोड़कर भाग आने के लिए पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया, क्योंकि हमारी पहली शपथ ही यही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी जान क्यों ना चले जाए, तुम अपने साथी का साथ नहीं छोड़ सकते, और मैंने ये शपथ तोड़ दी थी। अच्छा तो ये बात है, पर यार जिस रात तू मुझे मिला था तो उस रात तो तू काला झाड़ी जंगल में अकेले ही था और अंधेरा भी बहुत था, तो क्या तुझे तब डर नहीं लगा? उस डर पर ही तो काबू करना सीख रहा हूं मैं, और काफी हद तक सीख भी गया हूं। वो क्या है ना, जब इंसान के ईगो को हट हो जाता है ना, तो उसके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। मेरा सपना था एक बढ़िया पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनना, पर इस फोबिया ने मुझसे वो सपना छीन लिया, इसलिए अब मैं भी उसे अपने अंदर से रोज खत्म करते जा रहा हूँ। युग अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे सच कहूं तो तुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तू वैसे ही बहुत अच्छा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। इस तरफ अमोदिता और रजनी तहखाने के अंदर बैठी हुई थी। फर्श पर एक कुमकुम से एक शकल बना हुआ था, उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था, हमेशा का। बड़ी ही तरह स्टार के हर एक कोने पर आटे के 3 दीपक जल रहे थे। अमोदिता रजनी के सामने ही पालकी मारकर बैठी हुई थी। रजनी तंत्र मंत्र यंत्र की किताब पढ़ रही थी, तो अमोदिता अपनी नजरें घुमाकर तहखाने के अंदर रखे सामान को देख रही थी। अमोदिता अपनी नजरें आजू बाजू घुमाते हुए कहती है, माँ 12 बज गए हैं, बताइए ना कौन सी साधना करनी है और उससे क्या फायदा होगा मेरा। रजनी कुछ जवाब नहीं देती, वो बस बड़े गौर से किताब पढ़े जा रही थी। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, माँ बताइए ना कौन सी साधना करनी है आज रात, आप चुप क्यों है? रजनी फिर कुछ नहीं कहती है। अमोदिता फिर पूछती है, अरे माँ बताओ ना। रजनी भिन्नाते हुए अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तेरे अंदर सब्र नाम की चीज है भी या नहीं? जब देखो बकर बकर करती है, पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो मैंने क्या खा लिया था जो मुझे तुझ जैसी लड़की हुई है। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। रजनी किताब को साइड रखते हुए कहती है, उस दिन मैंने तुझे बस तंत्र मंत्र और यंत्र की परिभाषा बताई थी, तो ये नहीं बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। साधना शुरू करने से पहले तेरा वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक तू इसे अच्छे से नहीं समझेगी तुझे साधना का फल नहीं मिलेगा। देख, तंत्र साधनाएं 2 प्रकार की होती है, पहली वाम मार्गी और दूसरी दक्षिण मार्गी। इन दोनों में सबसे कठिन वाम मार्गी साधना होती है। क्यों माँ? क्योंकि वाम मार्गी साधनाएं में यदि जरा सी चूक हो जाती है तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, कभी कभी तो उसकी सजा मौत भी होती है, पर इसका एक फायदा भी है, वो यह है कि इसका असर तुरंत होता है। दक्षिण मार्गी साधना का असर देर में होता है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं, जिसमें शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक कर्म बताए गए हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से 9 प्रयोग माँ? मारण, मोहन, स्तंभ, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना तथा रसायन क्रिया तंत्र। जैसे ही अमोदिता फिर से यक्षिणी का नाम सुनती है, बौखलाहट के साथ पूछती है, माँ फिर से यक्षिणी? आखिर ये यक्षिणी साधना होती क्या है, बताइए ना। रजनी गुस्से से कहती है, मैंने उस दिन तुझसे कहा था ना, अभी बस शुरुआत है। जब तू उसके लायक हो जाएगी तब बताऊंगी यक्षिणी साधना क्या होती है। ये बता, अभी जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या खाक समझ आएगा माँ, मेरे तो सब सिर के ऊपर से निकल गया। कितने कठिन शब्द हैं, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहे, पता ही नहीं चल रहा ये सब होता क्या है। अरे नालायक, तो बोलना चाहिए ना, ये तेरे कॉलेज की क्लास नहीं चल रही जो मुंह बंद करके बैठी हुई है। ये जादू टोने की क्लास है, अगर समझ में नहीं आता तो बोला कर, वरना कभी एक अच्छी सौदाई नहीं बन पाएगी। हाँ माँ, अब ध्यान रखूंगी। देख, मैं बताती हूँ, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति की जाती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान को वश में किया जाता है उसको वशीकरण कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से किसी इंसान का व्यापार या तरक्की रोक दी जाए उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। जिससे कर्म से किसी 2 लोगों के बीच का प्रेम खत्म कर दिया जाए उसे विदेशन कहलाता है। जिस कर्म से किसी प्राणी को समाज, देश आदि से अलग कर दिया जाए उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। और अब आखिरी है मारण कर्म, जिस कर्म से किसी की जान ली जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। अब समझी? अमोदिता अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ माँ, अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं मंत्रों की। देख, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र, तीसरा शाबर मंत्र। इन्हें जाप करने की भी 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं माँ? देख, जिस जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप कहा जाता है, और जिस जप में मंत्रों का जाप मन ही मन किया जाता है उसे मानस जप कहा जाता है। और तीसरा कौन सा जप है माँ? तीसरा है उपाशु जप। इसमें जप करने वाले के सिर्फ जीभ या होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल धीमी गति से जप करना पड़ता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आज हम कौन सी साधना करने वाले हैं। अमोदिता रजनी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, माँ 2 मिनट, तुमने यंत्र के प्रकार के बारे में तो बताया ही नहीं। नालायक लड़की, यंत्र के प्रकार के बारे में उसी दिन तो बताया था, भूल गई। यंत्र रखो 2 तरीकों से बनाया जाता है, पहला अंक द्वारा और दूसरा मंत्र द्वारा। किसी किसी यंत्र में इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें दिशा का बहुत महत्व होता है।
क्या महत्व होता है माँ दिशा का? देख, प्रत्येक यंत्र की दिशा निर्धारित होती है। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। शत्रु बाधा और क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे जाते हैं। यंत्र बनाते या लिखते समय दिशाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए, समझी? हाँ, समझ गई माँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था तू थोड़ी अक्लमंद होगी, पर तू तो बड़ी नालायक निकली। पता नहीं नस कैसे बन गई। यंत्र के प्रकार ही भूल गई जो उस दिन बताया था। ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। साधना शुरू करने से पहले तेरा साधनाएं क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज रात हम कोई साधना नहीं करेंगे। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ? पर माँ, पर वर कुछ नहीं। आज जितना मैंने तुझे बताया है वो सारी बातें अपने दिमाग बैठा ले। साधना अमावस्या की रात करेंगे, वो भी ऐसी वैसी साधना नहीं, कर्णपिशाचनी साधना। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, ये कर्णपिशाचनी साधना क्या होती है माँ? अभी मैं तुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, पहले मैंने जितना तुझे समझाया है उतना समझी। अमोदिता नाराजगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। इस तरफ अभिमन्यु ने शराब की बोतल अकेले ही खाली कर ली थी और शराब पीने के बाद वो सिगरेट के कश खींचे जा रहा था। युग अभी तक ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप का प्लान बना रहा था। अभिमन्यु सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, यार युग, कितना सोचेगा यार, कितना लिखेगा? इतना तो मैं कभी एग्जाम में भी नहीं लिखता था जितना तूने आज इस नोटबुक में लिख लिया है। युग नोटबुक में लिखते हुए कहता है, बेटा ये कॉलेज का एग्जाम नहीं है, मेरी जिंदगी का एग्जाम है, इसलिए सोच सोच कर प्लान बनाना पड़ेगा। स्टार्टअप खोलने से पहले प्लान बनाना पड़ता है, वरना एक गलती पूरा स्टार्टअप बर्बाद कर देती है। तुझे पता है आजकल ज्यादा स्टार्टअप चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि लोग प्लानिंग पहले करते नहीं, बस अपने नाम के लिए स्टार्टअप खोल लेते हैं और हारकर ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, ये भी है। मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है जो जोश जोश में स्टार्टअप खोल तो लेते हैं, पर जब प्रॉफिट नहीं होता तो बंद कर देते हैं। यार, इसमें भी ना पेशेंस की जरूरत होती है, एकदम से पैसा नहीं आता, 2-3 साल लग जाते हैं, कभी कभी तो कुछ सालों तक नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, सही कहा। वो कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। स्टार्टअप में भी कुछ ऐसा ही है। युग नोटबुक में लिख ही रहा था कि वो लिखते लिखते कहता है, अरे शिट। अभिमन्यु सिगरेट की ऐश झाड़ते हुए कहता है, अरे क्या हुआ यार? पेन खत्म हो गया। तो यार दूसरे पेन से लिख ले। यार, मेरे पास एक ही पेन था और मैं सोच रहा था कि यदि आज रात लेआउट बना लूं तो कल से काम शुरू करूं। वैसे ही इस यक्षिणी के चक्कर में काफी दिन बर्बाद हो गए हैं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार इतनी रात में तो इस गांव में कोई दुकान भी खुली नहीं होगी जहां से मैं तुझे पेन लाकर दे दूं। एक काम करना, तू मोबाइल के नोटपैड पर ही लिख लेना। अरे नहीं यार, जो मजा पेन हाथ में पकड़ने में है वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसने में नहीं है। वैसे भी ये मोबाइल सिर्फ ध्यान भटकाता है और कुछ नहीं। यार फिर क्या करे? क्या करे? अरे हाँ, उस रात तुझे वो जो रूम नंबर 666 में पेन मिला था ना, उससे लिख ले। कौन सा पेन यार? अरे वही जो अपने आप तेरे हाथ में आ गया था। युग अपनी जगह पर से उठता है और कुछ ही देर में अपने कमरे में से वो पेन लेकर वापस आ जाता है। वो फाउंटेन पेन था जो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ था, जिसकी नोक काफी नुकीली थी। युग उस पेन से नोटबुक में लिखते हुए कहता है, अरे ये तो नहीं चल रहा है। इतना कहकर युग उस पेन को खोलता है और देखते हुए कहता है, यार इसमें इंक तो अभी भी भरा हुआ है और वो भी सही है। इंक सूखी नहीं है, फिर क्यों नहीं चल रही है ये पेन? अभिमन्यु मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, पता नहीं, देख शायद इसके निब तक इंक न आ पा रही हो, कुछ कचरा फंसा हो। युग उस पेन की निब को गौर से देखने लगता है। पेन की निब पर सूखी इंक लगी हुई थी, जिस कारण न ही इंक निब तक नहीं आ पा रही थी। युग निब पर लगे सूखे इंक को अपने नाखून से ही साफ करने लग जाता है। इंक को साफ करते वक्त निब से युग के नाखून में गहरी खरोंच लग जाती है। युग खरोंच को देखता है पर उसमें से खून नहीं निकल रहा था, इसलिए वो वापस से पेन की निब साफ करने लगता है। पेन की निब के साफ होते ही युग पेन को नोटबुक पर घिसने लग जाता है। वो उस पेन को नोटबुक पर घिस ही रहा था कि तभी उसकी उंगली पर लगे खरोंच से खून की 1-2 बूंदें निकलने लग जाती है, जो सीधे उस पेन की निब पर लग जाती है। युग को इसका एहसास नहीं होता, वो तो अभी भी पेन को नोटबुक पर घिसे जा रहा था। जब अभिमन्यु की नजर युग की उंगली पर पड़ती है और वो देखता है कि उसकी उंगली में खून की बूंद लगी हुई थी, तो नशे में धीरे से कहता है, अरे ये तेरी उंगली को क्या हुआ? इसमें खून कैसा? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही पेन चलने लग जाता है और युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, पेन तो चलने लगा है यार। पुराने पेनों की न यही खासियत होती थी, सालों साल चलते थे। इनकी क्वालिटी भी लाजवाब होती थी। ये देख, रेड इंक कितनी शानदार लग रही है, इसमें कितनी साइन कर रही है। अभिमन्यु थोड़ा नशे में था, इसलिए वो भूल जाता है कि उसने युग की उंगली पर खून लगा हुआ देखा था और युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, कुछ भी बोलो, पुराने जमाने की चीजें सालों साल चलती थी, उस वक्त मिलावट और भ्रष्टाचार कम था ना। युग नोटबुक में वापस से उस पेन से लिखने लग जाता है। युग को पेन से लिखते हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि तभी अचानक से टाइपराइटर की बटने दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही स्पीड से टाइपराइटर में कुछ टाइप कर रहा हो। टाइपराइटर की आवाज सुनकर युग लिखते लिखते रुक जाता है और हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु, तुझे टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पी मैंने है, चल तुझे रही है, तू पेन से लिख रहा है तो भला टाइपराइटर की आवाज कैसे आएगी?
पियक्कड़ कहीं के, गौर से सुन, टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइपिंग कर रहा है। युग के कहने पर अभिमन्यु टाइपराइटर की आवाज सुनने की कोशिश करने लग जाता है। नशे में होने के बावजूद उसे भी टाइपराइट की आवाज सुनाई देने लग जाती है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, यार तू तो सही कह रहा था, टाइपराइट की आवाज तो सच में सुनाई दे रही है, पर ये आवाज आ कहां से रही है? युग टाइपराइटर की आवाज गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है और ऊपर तो यक्षिणी का कमरा है। CH34 मैजिकल टाइपराइटर। टाइपराइटर की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। युग और अभिमन्यु दोनों हक्के बक्के रह गए थे। दोनों पसीने से भीग चुके थे। टाइपराइटर की आवाज सुनकर तो अभिमन्यु के सारे नशे उतर गए थे। युग अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, मुझे लगता है हमें ऊपर देखकर आना चाहिए कि आखिर ऊपर हो क्या रहा है। हाँ यार, चल कर देख कर आते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। युग और अभिमन्यु सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदम रूम नंबर 666 के पास बढ़ाते जा रहे थे, टाइपराइटर की आवाज और तेज सुनाई देते जा रही थी। कुछ ही देर में वह दोनों रूम नंबर 666 के पास आकर रुक जाते हैं। टाइपराइट की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी और वो रूम नंबर 666 के अंदर से आ रही थी। अभिमन्यु दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार इस कमरे के अंदर तो यक्षिणी कैद है, पर मेरे समझ नहीं आ रहा वो टाइपिंग क्यों कर रही है। अचानक से युग के मन में उसके पिता का ख्याल आता है और वो बौखलाहट के साथ कहता है, अंदर तो मेरे पापा की लाश भी थी जो किसी को नहीं मिली थी, कहीं मेरे पापा की आत्मा तो टाइपिंग नहीं कर रही है। हाँ, वो मेरे पापा की आत्मा ही है, आखिर मेरे पापा ही तो लेखक थे, जरूर वही टाइप कर रहे होंगे। ये तू क्या बोल रहा है युग, तू पागल मत बन, उस बार भी यही हुआ था, तुझे तेरे पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दी थी और तूने दरवाजा खोल दिया था, और इस बार टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही है। अंदर तेरे पापा की आत्मा नहीं है बल्कि यक्षिणी है, जो चाहती है कि तू बहकावे में आकर दरवाजा खोले और वो आजाद हो जाए। भूल मत, आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की ही रात को यक्षिणी मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे अभिमन्यु की बातें काफी हद तक ठीक लग रही थी, पर उसके अंदर लालसा बढ़ती जा रही थी, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर कौन है जो टाइपराइटर पर टाइप कर रहा था। युग अभिमन्यु को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, अभिमन्यु, माना आज पूर्णिमा की रात है, पर यक्षिणी तो नदी के पास मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी ना, हम तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ उंगली करते हुए कहता है, यार तो तू ये क्यों भूल रहा है कि यक्षिणी इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कैद है, इस कमरे में, और ये किसने कहा कि बस वो नदी के पास शिकार किया करती थी? वो कहीं भी शिकार कर सकती है। भूल मत, ये ग्रेवयार्ड कोठी उसका दूसरा ठिकाना था। अगर इस दरवाजे को हमने वापस से खोल दिया तो यक्षिणी इस बार तो पक्का आजाद हो जाएगी। पिछली बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए थे, पर इस बार नहीं बचने वाले। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, तू ना मेरी बात समझने की कोशिश कर, देख हो सकता है कि यक्षिणी इस बार भी आजाद ना हो। तेरे डिवाइसों की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि यक्षिणी यहीं पर कैद है, पर क्या तू नहीं चाहता कि तू यक्षिणी को देखे और उसे पकड़े? सोच, आज तक लोगों ने सिर्फ भूतों को पकड़ा होगा, उन्हें अपने वश में किया होगा, पर तू पहला ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होगा जो एक यक्षिणी को पढ़ेगा। तेरा कितना नाम होगा, तुझे लोग जानने लगेंगे। ये तेरे लिए, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। सिर्फ तेरे लिए क्या, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। युग अभिमन्यु को अपनी बातों के जाल में फंसाने लग जाता है और अभिमन्यु भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लग जाता है और कुछ ही देर में दरवाजा खोलने के लिए राजी हो जाता है। युग एक गहरी सांस लेता है और दरवाजे की चटकनी पकड़कर उसे खोलने लग जाता है। जैसे जैसे युग चटकनी खोलते जा रहा था, अभिमन्यु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जैसे ही युग चटकनी खोलता है, कच से आवाज सुनाई देती है। युग अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही युग दरवाजा खोलता है, टाइपराइटर की बटनों की आवाज धीमी हो जाती है। जब वह दोनों कमरे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस टाइपराइटर की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बस एक दो बटन दबा रहा हो। अपना बचपन कोठी में ही बिताने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहां पर है। वो लाइट के स्विच के पास जाता है और उसकी बटन दबा देता है। वो बटन तो दबाता है पर लाइट ऑन नहीं होती है। वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लाइट चालू क्यों नहीं हुई? कोठी में तो लाइट है, फिर इस कमरे में लाइट क्यों नहीं जल रही? शायद कनेक्शन ढीला हो गया होगा या तार खराब हो गए होंगे। युग खुद ही अपने सवाल का जवाब दे देता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। मोबाइल के टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहे थे और ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार ये लाइट के कनेक्शन का तो समझ में आता है, पर ये मोबाइल के टॉर्च को क्या हो गया, ये क्यों बार बार बंद चालू हो रहा है? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सवाल चल रहे थे। वो यही सोच रहा था कि पिछली बार जब वो दोनों इस कमरे के अंदर आए थे तो उन्हें मरे हुए इंसान के शव की बदबू आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही? मोबाइल के टॉर्च की बंद चालू रोशनी में वो दोनों बस यही देख पाए थे कि कमरे के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले जमे हुए थे। सेल्फ में रखी ढेरों किताबों के ऊपर उन मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। दीवारों पर एक दो बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी, पर अंधेरा होने की वजह से वो फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी। कमरे के अंदर ही टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर कुछ और किताबें, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिसकी बटनें अपना आप दब रही थी।
युग और अभिमन्यु टाइपराइटर की बटनों को अपने आप दबता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। अभिमन्यु के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जहां पर था वहीं पर रुक गया था, उसके पांव चिपक गए थे। युग बड़ी हिम्मत करके अपने कदम उस टाइपराइटर की ओर बढ़ाने लग जाता है। जब वो उस टाइपराइटर के पास पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है, उसकी बटनें दबना अपने आप बंद हो जाती है। नजदीक जाकर वो देखता है कि सफेद टाइपराइटर के ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, साथ में उसके ऊपर खून के दाग भी थे। टाइपराइटर के अंदर ही एक पीला मटमैला पेज लगा हुआ था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, यार ये टाइपराइटर तो तेरे हाथ लगाते ही रुक गया, जैसे तेरा स्पर्श पहचानता हो, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसकी बटनें अपने आप दब कैसे रही थी। वो दोनों टाइपराइटर के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन दोनों को एहसास होता है जैसे उनके पीछे से कुछ गुजरा हो। वो दोनों डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कोई नहीं था। अभिमन्यु को नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लग जाते हैं और वो डरते हुए कहता है, यार अब हम दोनों को इस कमरे से निकलना चाहिए। युग धीरे से कहता है, हाँ चल, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही युग ये बात कहता है, उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, अभी कहाँ जा रहा है, रुकना। युग घबराते हुए कहता है, यार तूने आवाज सुनी? कैसी आवाज? एक औरत की आवाज यार। नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। युग को लगता है उसका कोई वहम होगा और वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था, उसके कान में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, रुक जा मुझे लेके जा, रुक जा मुझे लेके जा, रुक जा। पर युग इन आवाजों को इग्नोर मार रहा था। वह दोनों कमरे के बाहर निकल जाते हैं और दरवाजा लगाने लग जाते हैं। युग दरवाजा लगा ही रहा था कि तभी टाइपराइटर की आवाज फिर सुनाई देने लग जाती है। युग हैरानी के साथ कहता है, अरे ये टाइपराइटर तो फिर से बजने लग गया। इतना कहकर युग वापस से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वापस से आवाज आनी बंद हो जाती है। वो फिर दरवाजा लगाने लग जाता है, पर फिर टाइपराइटर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग बार बार दरवाजा खोलता और बंद कर रहा था और टाइपराइटर की आवाज भी कभी आ रही थी तो कभी नहीं आ रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये सब चल क्या रहा है यार, जब जब तू दरवाजा लगाता है आवाज आनी शुरू हो जाती है और जैसे ही खोलता है आवाज आनी बंद हो जाती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे तो लग रहा है इस टाइपराइटर में ही कुछ गड़बड़ है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इतना कहकर युग वापस से कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही युग कमरे के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद जब युग कमरे से बाहर आता है तो अभिमन्यु देखता है कि युग ने अपने हाथ में सफेद टाइपराइटर पकड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, अरे ये क्या किया तूने, ये टाइपराइटर क्यों उठा लाया तू अपने साथ? मैंने तुझे बताया था ना, जिस कमरे में कोई आत्मा या परलौकिक शक्तियां हो वहां की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। युग टाइपराइटर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यार जब पेन बाहर आया था तब कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, तो अब टाइपराइटर बाहर लाने से क्या हो जाएगा, और तू देख नहीं रहा था कैसे अपन आप बज रहा था, ये अंदर अंधेरा था ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, बाहर उजाले में रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बटनें अपने आप दब रही थी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, इसलिए वो भी कुछ बोलता नहीं है। अभिमन्यु रूम नंबर 666 का दरवाजा लगाता है और वो दोनों उसके बगल वाले रूम के अंदर आ जाते हैं। अभिमन्यु और युग दोनों ही बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्होंने टाइपराइटर को उसी कमरे के एक टेबल पर रखा हुआ था। दोनों ही अपनी नजरें उस टाइपराइटर पर गड़ाए हुए थे कि कब उसकी बटनें दबे, पर टाइपराइटर की बटनों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। टाइपराइटर को देखते ही देखते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। युग और अभिमन्यु दोनों ही सो चुके थे। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, टाइपराइटर की बटनें अपने आप दबने लग जाती है। जैसे जैसे उसकी बटनें दबते जा रही थी, उस टाइपराइटर की धूल अपने आप साफ होते जा रही थी। उस टाइपराइटर के अंदर जो पीला मटमैला कागज लगा हुआ था, उसमें रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप होने लग जाता है। टाइपराइटर के कैरीज रिटन बार बार लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस टाइपराइटर पर टाइप कर रहा हो। रात भर टाइपराइटर अपने आप चलता रहता है और अभिमन्यु और युग गहरी नींद में सोते रहते हैं। सुबह के 8 बज रहे थे और मुर्गे ने बाग दे दी थी। अभिमन्यु सो ही रहा था कि तभी उसका प्रेशर बनने लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो झट से बिस्तर पर से उठता है और सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। युग सो ही रहा था कि तभी उसे सिगरेट के धुएं की स्मेल आने लग जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सिगरेट का धुआं वॉशरूम के अंदर से आ रहा था। वो समझ जाता है कि जरूर वॉशरूम के अंदर अभिमन्यु ही होगा जो सुबह सुबह धुआं उड़ा रहा होगा। युग अभी अपनी आंखें मल ही रहा था कि तभी फ्लश की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, अरे युग तू कब उठ गया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, जब तू वॉशरूम के अंदर धुआं निकाल रहा था तब। यार कम तो पिया कर, वरना किसी दिन निपट जाएगा तो मैं एक अपने अच्छे दोस्त को खो दूंगा। यार तूने फिर सुबह सुबह ज्ञान देना शुरू कर दिया। वैसे ये सिगरेट निपटने के लिए नहीं, सुबह सुबह प्रेशर बनाने के लिए पी थी। तू नहीं समझेगा, तू नहीं पीता ना। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वो देखता है कि टाइपराइटर चमक रहा था जैसे नया हो, पर उस सफेद टाइपराइटर पर अभी भी खून के दाग जैसे थे वैसे ही लगे हुए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये क्या, तूने ये टाइपराइटर को साफ कर दिया? वाह यार, बढ़िया चमका दिया।
युग अभिमन्यु को बताता कि वो टाइपराइटर उसने नहीं चमकाया है। उससे पहले ही अभिमन्यु अपना अगला सवाल उस पर दाग देता है। अरे ये क्या, तूने तो इसमें कुछ टाइप भी किया है। मुझे नहीं पता था कि तुझे भी लिखने का शौक है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर तू भी तो एक राइटर का ही बेटा है। तेरे पापा के गुण तेरे अंदर नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे? युग अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु ये मैंने टाइप नहीं किया है और ना ही मैंने ये टाइपराइटर साफ किया है। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तो फिर इस पेज में इतना सारा किसने टाइप किया? पता नहीं, मैं तो तेरे साथ ही सो गया था ना। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ यार। युग और अभिमन्यु के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पेज किसने टाइप किए थे। अभिमन्यु टाइपराइटर के पास जाता है और उसका रोलर नोट पकड़कर उसके अंदर का पेपर निकालने लग जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या कर रहा है? अभिमन्यु रोलर घुमाते हुए कहता है, यार इसके अंदर लगा कागज निकाल रहा हूँ, जरा देखो तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना कहकर अभिमन्यु टाइपराइटर के अंदर लगा पीला मटमैला कागज निकाल लेता है। वो देखता है कि 3 पेज निकालने के बावजूद टाइपराइटर में एक और ब्लैंक पेज लगा हुआ था, जो हैरान करने वाली बात थी। पर अभी उसका ध्यान उस पेपर पर नहीं था, बल्कि उन 3 पेपर पर था जो उसके हाथ में थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अभिमन्यु देखता है कि पेपर पर रेड इंक से हिंदी में कुछ टाइप किया गया था। युग कहता है, अब कागज को बस ताड़ते ही रहेगा या पढ़ेगा भी? हाँ यार, पढ़ रहा हूँ। अभिमन्यु पेपर पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किशनोई नदी के पास CH-35 पहला शिकार। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, रात के 3 बज रहे थे और किशनोई नदी धीमी लहरों के साथ बहते जा रही थी। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी सीधे नदी पर पड़ रही थी। एक 30 साल का हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी हाइट करीब 6 फुट 3 इंच, रंग काला था, रोनकोमुचा घाट पर था। उसकी लड़खड़ाती चाल और हाथ में देशी शराब की बोतल इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि उसने लिमिट से ज्यादा पीकर रखी हुई थी। वह गालियां बकते हुए घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, मना करती है, मुझे मना करती है। वो जानती नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ, उसे उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। मुझे मना करती है, देखता हूँ कैसे नहीं देती है। यही बड़बड़ाते हुए वो आदमी आगे बढ़ रहा था। वो आदमी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी में कमर तक पानी था। वो हैरान था ये सोचकर कि अचानक नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया था। जब दोपहर में उसने नदी पार की थी तब तो बस घुटनों तक पानी था। उस आदमी को लगता है कि यह उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए वो अपनी आंखें मलकर देखता है, पर पानी उतना का उतना ही रहता है। वह आदमी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, नदी में कमर तक पानी हुआ तो क्या हुआ, अगर मेरे सिर तक भी पानी होता तो भी मैं नदी पार करता। आज की रात मैं उसके साथ बिताकर ही रहूंगा। मुझे उसके साथ सोने से कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ मेरी है, आज की रात मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर उस आदमी ने अपना अगला कदम नदी में रखने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि अचानक से नदी के पानी में हलचल होने लग जाती है। पानी में बुलबुले उठने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी के पानी के अंदर कुछ हो। वो आदमी वापस से अपना पैर पीछे खींच लेता है। पहले तो वो आदमी घबरा जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकलती है। वह लड़की नग्न अवस्था में नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसका सुडौल बदन था। उसके लंबे लंबे काले बालों ने उसके उभरे हुए वक्षों को ढककर रखा हुआ था। उस लड़की के बदन पर छोटी छोटी पानी की बूंदें थी, जो उसके बदन की खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। वो पानी की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। नदी में कमर तक पानी होने की वजह से वो आदमी बस उसके कमर तक का ही हिस्सा नग्न अवस्था में देख पा रहा था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ये क्या, ये बाटली तो आज मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे नदी के अंदर एक लड़की दिख रही है। अरे ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा लगती है, अप्सरा से भी खूबसूरत, किसी दूसरे लोक से आई हुई परी सी। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की के बदन को निहारने लग जाता है। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतने भरे बदन वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के रोम रोम में एक जादू था जो उस आदमी को उस लड़की की ओर आकर्षित कर रहा था। वह एकटक नजर से उस लड़की को देखे जा रहा था। वो लड़की बड़े प्यार से कहती है, बस घूरते ही रहोगे या पानी के अंदर भी आओगे। जैसे ही वो आदमी उस लड़की की आवाज सुनता है, उस आदमी के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आवाज में एक जादू था जो उसे उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर रहा था। वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे नदी के अंदर अपना कदम बढ़ा देता है और फुर्ती के साथ उस लड़की के पास जाने लग जाता है। कुछ ही देर में वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और अब उसका भी बदन कमर तक पानी के अंदर डूब गया था। वह आदमी उसके उभरे हुए वक्षों को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर बालों से ढके होने के कारण वो उसके वक्ष नहीं देख पा रहा था। वो लड़की यह बात नोटिस कर लेती है और उस आदमी की शर्ट को छूते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। वो आदमी धीरे से अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, ये सब मेरा है? हाँ ये सब तुम्हारा है, मैं अब तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो आदमी फिर उसके वक्षों को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। वो आदमी हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मेरा इंतजार? मैंने कहा मैं यहाँ पर नहा रही थी, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगे? उस आदमी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसके साथ नहाना चाहती थी। वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी बोलो, मेरे साथ नहाना चाहोगे? जरा अपना हाथ देखो कितना काला है, कितना मैल जमा हो गया है।
पता नहीं कब से तुमने नहीं नहाया है, मेरे साथ नहाओगे तो एक ही बार में ये सारा मैल उतर जाएगा। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी का हाथ मलने लग जाती है। उस लड़की के स्पर्श से उस आदमी के बदन में ऐसी सिरहन उत्पन्न हुई थी कि वो अपने होश व हवास खो देता है। उसके हाथ की देशी शराब की बोतल छूट जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है। सारी शराब नदी के पानी में मिल जाती है। वो आदमी उस लड़की की निगाहों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रोज रात में नहाने आती हो? रोज नहीं, कभी कभी, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोज नहाना चाहता हूँ, अपने अंदर की गर्मी मिटाना चाहता हूँ। वो लड़की उस आदमी के शर्ट के बटन खोलते हुए कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, आज रात मैं तुम्हारे बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगी, फिर तुम्हें यहाँ पर आने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या तुम्हें किसी और लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो लड़की उस आदमी की शर्ट उतार देती है और उसे अपने सीने से सटा लेती है। अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के बदन में समाहित हो जाते हैं। उस लड़की ने कब उस आदमी के बदन के सारे कपड़े उतार दिए थे, उस आदमी को पता ही नहीं चलता। वो आदमी तो उस लड़की के बदन में से आ रही कलम के फूलों की खुशबू में मदहोश हो गया था। उसका उसकी इंद्रियों पर से काबू हट चुका था। वह दोनों ही नदी के अंदर संभोग कर रहे थे। नदी का पानी ठंडा होने के बावजूद उन दोनों का बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। वह आदमी उस लड़की से कुछ इस तरह लिपटा हुआ था जैसे कोई काला नाग चंदन की लकड़ी से लिपटता है। देशी शराब की बोतल भी उन दोनों के बदन की तरह पानी के ऊपर तैर रही थी। जैसे जैसे वो आदमी अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचते जा रहा था, नदी के पानी का स्तर कम होते जा रहा था। पर उस आदमी का ध्यान इस वक्त नदी के पानी के स्तर पर नहीं बल्कि संभोग करने में लगा हुआ था। वह आदमी एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। काफी वक्त से संभोग करने के बाद अब धीरे धीरे उस आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। उसे उसके शरीर में कमजोरी महसूस होने लग गई थी। वो पूरी तरह थक चुका था, पर उस लड़की के बदन में अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी संभोग करने से पहले थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही रौनक थी जो पहले थी। उसके शरीर की आग अभी कम नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आग तो और बढ़ते जा रही थी। वो चाहती थी वो आदमी अपने बदन में थोड़ी और फुर्ती लाए, पर वो आदमी का बदन ढीला पड़ गया था। वह इतना थक गया था कि अब हिल तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के होंठों को छूते हुए कहती है, क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो बड़े कमजारे निकले, बस दिखने में ही ताकतवर हो, पर हो बड़े ढीले। जैसे ही वो लड़की यह बात कहती है, उस आदमी को दिल पर गहरी ठेस पहुंचती है। उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाती है। वो सोचने लग जाता है कि एक लड़की की मुझसे ज्यादा काम इच्छा कैसे हो सकती है। वो फिर अपने बदन में फुर्ती लाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसका बदन उसका साथ नहीं देता है। उसका बदन पूरी तरह सुस्त पड़ चुका था। वो आदमी उस लड़की के सामने कमजोर ना दिखे, इसलिए अब जानबूझकर वो उस लड़की का माथा चूमने लग जाता है। जब वो उसके माथे को चूमता है तो उसके अंदर उस लड़की का पूरा बदन नग्न अवस्था में देखने की काम इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए वो उसका माथा चूमते हुए उसके बदन के नीचे आने लग जाता है। माथा चूमते चूमते वो उसकी नाभि तक पहुंच जाता है। उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो आदमी भी पानी के अंदर जाने लग जाता है। जब वो आदमी उस लड़की के पेट के नीचे का हिस्सा चूमने के लिए पानी के अंदर घुसता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रही जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर पानी के अंदर ही कांपने लग गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जब वो आदमी पानी के अंदर घुसा था तो उसकी नजरें सीधे उस लड़की के पैरों पर पड़ी थी। उसने देखा था कि उस लड़की के पैरों पर कई सारी झुर्रियां थी, और जब उसकी नजर उस लड़की की जांघ पर पड़ी तो उसने देखा वहां पर तो पैरों के मुकाबले भी कई ज्यादा झुर्रियां थी, उतनी ही झुर्रियां जितनी 100 साल से ज्यादा बूढ़ी औरत के शरीर पर होती है। उस आदमी को अपने आप पर घिन महसूस होने लग जाती है कि वो जब से एक बूढ़ी औरत के साथ संभोग कर रहा था, उस आदमी की उस लड़की का बदन देखने की इच्छा मर जाती है, और वो फुर्ती के साथ पानी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जवान ही थी। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, उसके समझ नहीं आता ये क्या हो रहा था। वो फिर पानी के अंदर घुसता है और देखता है कि उस लड़की के पानी के अंदर का बदन अभी भी बूढ़ा ही था। वो फिर पानी के बाहर निकल जाता है। उस लड़की के शरीर का पानी से ऊपर वाला हिस्सा तो जवान था, पर पानी के अंदर वाला हिस्सा बूढ़ा हो चुका था। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, तत तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, बताओ ककक, कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लग जाती है। हा 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 हा, उसकी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। वो आदमी डर के मारे कांपने लग गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग में बस यही बात आई थी कि उसे वहां से भागना चाहिए, और वो जितनी जल्दी नदी से बाहर निकल सकता था निकले लग जाता है। वो बंगलामुरा घाट की ओर जाने लग जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। वो पानी के अंदर ही खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, अभी मेरी गर्मी मिट्टी नहीं है। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और नहाना है साथ में। इतना कहकर वो लड़की गाना गाने लग जाती है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। कुछ ही देर में वो आदमी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। वो आदमी नग्न अवस्था में बंगलामुरा घाट की रेत पर भाग रहा था। वो बस भागते जा रहा था, उसे नहीं पता तो वो कहाँ जा रहा है। वो भाग तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता बड़ा हो गया था। वो एक जगह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, एक ही जगह पर भागे जा रहा था। अब वो लड़की धीरे धीरे नदी के पानी में से बाहर निकले लग जाती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती जाती है, कहीं से ढेर सारे जुगनू आ जाते हैं और उसके बदन के हर एक हिस्से को ढक लेते हैं। उन जुगनुओं ने कुछ इस कदर उस लड़की के बदन को ढक लिया था कि एक अंग भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जुगनुओं की पोशाक पहन कर रखी हुई हो।
वो लड़की धीरे धीरे अपने कदम उस आदमी के पास बढ़ाने लग जाती है। वो आदमी एक ही जगह पर भागते भागते थक जाता है और थकाकर जमीन पर गिर जाता है। उसके गिले बदन पर रेत चिपक जाती है। जब वो लड़की उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो आदमी अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, देखो छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी मैंने कुछ पकड़ा ही कहा है जो छोड़ दूं, हाँ हाँ हाँ। वह लड़की उस आदमी के पास ही रेत पर बैठ जाती है। जुगनू अभी भी उसके बदन पर थे। उन जुगनुओं के कारण वहां पर इतनी रोशनी हो गई थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि रात हो रही होगी। देखते ही देखते उस लड़की के नाखून लंबे हो जाते हैं, जो किसी जानवर के नाखून की तरह लग रहे थे। उसके दांत भी डायन की तरह बाहर निकल गए थे। वो लड़की उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, इन्हीं हाथों में बहुत मैल जमा था, जरा दिखाना रामरो नरामरो रामरो नरामरो। रामरो नरामरो कहते हुए ही वो लड़की अपने हाथ की 3 उंगलियों से उसका हाथ खरोंच देती है। वो आदमी दर्द के मारे कराहने लग जाता है और वो लड़की हंसने लग जाती है जैसे उसे चीखने की आवाजों से बहुत प्यार था। उस आदमी के हाथों की कलाई से खून निकलने लग जाता है। वो लड़की अपना मुंह उसके हाथ के पास ले जाती है और अपनी लंबी जीभ से उसका खून चाटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की अपने मुंह से उस आदमी की कलाइयों के जरिए उसका खून पी रही हो। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके शरीर में अब एक भी खून की बूंद नहीं थी, पर उसके शरीर में अभी भी जान बाकी थी और वो दर्द के मारे कराह रहा था। वो लड़की उस आदमी के नग्न शरीर के ऊपर आजू बाजू पैर करके बैठ जाती है। उस हटे कट्टे आदमी को तो उस दुबली पतली लड़की का वजन तक अब सहा नहीं जा रहा था। वो अब चीख तक नहीं पा रहा था। वो लड़की उस आदमी के सीने पर अपने नुकीले नाखूनों से कुछ लिखते हुए कहती है, रामरो नरामरो रामरो नरामरो रामरो नरामरो। यही बड़बड़ाते हुए वह लड़की अपना हाथ उसके सीने के अंदर घुसाती है और एक ही झटके के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लेती है। वो आदमी एक लंबी आह के साथ अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उस आदमी के नग्न बदन पर से उठ जाती है। उसके हाथ में उस आदमी का दिल था जो कि पूरी तरह सिकुड़ चुका था। वह पागलों की तरह हंसते हुए वहां से नदी की ओर जाने लग जाती है। उसकी हंसी इस बात का सबूत थी कि आज रात जिस मकसद से वो नदी पर नहाने आई थी उसने उस मकसद को अंजाम तक पहुंचा दिया था। पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु का गला सूख गया था। युग और अभिमन्यु की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अभिमन्यु के हाथ तो अभी भी कंपा रहे थे। अभिमन्यु बड़ी ही हिम्मत करके बोलता है, यार ये कहानी तो काफी दमदार थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, पर तूने कहा था कि ये कहानी तूने टाइप नहीं की, फिर किसने की? रात को मैंने देखा था तो ये पेज खाली थे, इनमें कुछ टाइप नहीं था। CH36 हाउ इज इट पॉसिबल? युग और अभिमन्यु सोच ही रहे थे कि कहानी किसने टाइप करी होगी, तभी युग के मन में एक उड़ता हुआ ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, यार देख, ये टाइपराइटर मेरे पापा का है और याद है तूने मुझे बताया था कि मेरे पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, तो हो सकता है ये पेज उन्होंने ही टाइप किए हो। एक और बात, इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हुआ था वो भी तो यक्षिणी की तरह ही थी। उस आदमी ने जब उससे पूछा था कि तुम कौन हो तो उसने कहा भी तो था कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। यार युग, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कहानी किस लड़की के बारे में है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि यह कहानी किसने टाइप करी। अरे बताया तो मैंने कि मेरे पापा ने टाइप करी होगी। उनके शांत हो जाने के बाद किसी ने इस टाइपराइटर पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये पेज उसी में लगे रह गए और आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। पर यार कल रात में जब मैंने ये टाइपराइटर को देखा था तो इन पेजेस में तो कुछ टाइप नहीं था, ये पूरी तरह ब्लैंक थे। तुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी है? मुझे तो नहीं लगता। पूरी की पूरी एक बोतल अकेले पी मारी थी तूने, उसके बाद सिगरेट का पैकेट अलग फूंक मारा। शायद तुझे अच्छे से याद नहीं होगा, जितना मुझे याद है ये पेज खाली नहीं थे, वरना आधी रात में कौन कहानी टाइप करेगा यक्षिणी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, क्योंकि रात में ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसका अभी भी सर भारी लग रहा था। वो युग की बात मान लेता है। अभिमन्यु उन पेजेस को टाइपराइटर के साइड में रखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो मानना पड़ेगा, तेरे पापा के कलम में कमाल की ताकत थी। क्या तो लिखते थे यार, अंदर से लेकर बाहर तक पढ़ने वाले को पूरा झंझोड़ कर रख देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी वो सारे सीन चल रहे हो। युग कुछ नहीं कहता। अभिमन्यु के यह बात कहते ही युग का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तुझे क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या खाक पसंद आएगी, चेहरा उतरेगा नहीं तो क्या? यार कितनी घटिया कहानी लिखते थे पापा, कितनी अश्लील कहानी थी ये। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा अश्लील कहानी? तू पागल है क्या? युग कुछ भी बोलता है, शायद तुझे पता नहीं है, साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता है, समझा? एक और बात, अश्लील जैसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, बस सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल है। यदि आप अपनी पत्नी के साथ एक बंद कमरे में सेक्स करते हो तो वो ठीक है, पर यदि 4 दीवारी के बाहर करते हो तो वो अश्लील है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, सच तो ये है, अश्लील ये कहानी नहीं है, बल्कि अश्लील तेरी सोच है, क्योंकि पूरी कहानी में तूने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और वो है सेक्स। क्या तूने ये सोचा कि यक्षिणी आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी? क्यों? अभिशाप के कारण। युग सबको पता है यक्षिणी को कोई सा अभिशाप मिला था। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बार बार ये अभिशाप बीच में क्यों आ जाता है? आखिर क्या था वो अभिशाप जो यक्षिणी को मिला था और किसने दिया था उसे वो अभिशाप? पता नहीं, किसी को नहीं पता, पर जितना मुझे लगता है शायद वो अभिशाप तेरे पापा को पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा मेरे पापा को?
हाँ युग, तभी तो वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे। हो सकता है उन्हें वो अभिशाप पता चल गया हो और वो अभिशाप लोगों को भी पता चले, इसलिए वो उस पर किताब लिख रहे थे, पर उससे पहले ही यक्षिणी ने उन्हें मार दिया होगा ताकि वो अभिशाप किसी को पता ना चले। हाँ यार, हो सकता है। मैंने तुझे बताया था ना, ट्रेन में मुझे एक बूढ़ा मिला था। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ बताया था तूने मुझे उस बूढ़े के बारे में। तुझे पता है वो बूढ़ा भी ना उसी किताब के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था मेरे पापा ने यक्षिणी पर कोई सी किताब लिखी थी। तो फिर कहाँ पर है वो किताब? तेरे पास उसकी कॉपी है? पता नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किताब पब्लिश हुई थी या नहीं। अगर एक बार वो किताब हाथ लग जाती तो पता चल जाता कि यक्षिणी को आखिर क्या अभिशाप मिला था। युग और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। जब अभिमन्यु की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि काया का फोन आ रहा था। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए कहता है, लो देखो आ गया काया का फोन। दोस्त भले ही कितने भी नाराज हो, पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बीती बातों को रात बीतने के साथ ही भूला देते हैं। देखा कल कितना गुस्सा कर रहा था और अब सुबह सुबह ही फोन आ गया ना। लगता है गुस्सा अब शांत हो गया होगा तभी फोन कर रहा है। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे अब तेरे ये प्रवचन बंद कर और फोन उठा। यदि फोन कट गया तो काया वापस से नाराज हो जाएगा और फिर तू जानता है ना, उसकी आदत वो मनाने से भी नहीं मानने वाला। हाँ उठा रहा हूँ यार। इतना कहकर अभिमन्यु अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ काया बोल। काया की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है, कहाँ पर है तू? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हूँ और कहाँ पर रहूंगा। तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। यहाँ पर आ जा मतलब कहाँ पर आना है मुझे, और तू कहाँ पर है? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? मैं अभी किश्नोई नदी पर हूँ, बंगलामुड़ा घाट पर। तू भी आ जा और हाँ साथ में युग को भी लेकर आना। युग को भी लेकर आना है? पर क्यों? आखिर हुआ क्या है बताएगा? तुम दोनों खुद ही आकर देख लो क्या हुआ है। मैंने कहा था कि वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गया ना कांड। कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया बताएगा भी? अभिमन्यु काया का जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क चले गया था, जिस कारण फोन कट हो गया था। युग अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए पूछता है, क्या हुआ अभिमन्यु? ये तेरा चेहरा इतना उखड़ क्यों गया? काया से बात करते ही सब ठीक तो है? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार कुछ कांड हो गया है। युग अपनी भावें ऊपर उठाते हुए पूछता है, कांड हो गया है? पर क्या? वो तो मुझे पता नहीं, पर हम दोनों को अभी इसी वक्त किश्नोई नदी के लिए निकलना है, जल्दी चल। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर की ओर जाने लग जाता है। युग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही देर में युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार वहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ का हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु और युग अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे, ये सोचकर कि नदी के पास क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भीड़ जमा थी। इस बार तो वहां पर 4-5 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, जिन्होंने नदी के किनारे का हिस्सा सील करके रखा हुआ था। युग अपने आसपास की भीड़ देखते हुए घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु यहाँ पर क्या हुआ होगा यार? अभिमन्यु भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ होगा, पर इन सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। तू काया को ढूंढना, वो यही कहीं होगा, वो ही हमें कुछ बता सकता है। यार इतनी भीड़ में मैं कहाँ पर ढूंढूं? उसे तू फोन करके देखना। हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। अभिमन्यु काया को फोन लगाने ही वाला था कि तभी युग कहता है, अरे वो देख बिंदु। बिंदु वहीं पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु काया को फोन करना छोड़ देता है और वो दोनों सीधे बिंदु के पास चले जाते हैं। युग बिंदु से पूछता है, अरे बिंदु तू भी यहीं पर है? तूने आज अपनी दुकान नहीं खोली क्या? बिंदु भी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि वो काफी परेशान थी। बिंदु युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पर काया और कुछ आ जाते हैं। काया आते से ही युग और अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आ गए तुम दोनों, मिल गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। कहा था ना मत करो छेड़छाड़ यक्षिणी के कमरे के साथ, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गई ना प्रॉब्लम। अभिमन्यु काया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार? आराम से बता ना हुआ क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है भाई? काया अभिमन्यु का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला तो मैं आज और अभी से तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। किसी को बताना मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना गाँव वाले मुझे गाँव से बाहर निकाल देंगे। कछुआ भी काया का साथ देते हुए कहता है, हाँ और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम दोनों मेरे भी दोस्त नहीं हो समझे। युग कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, यार कछुए अब तू भी शुरू हो गया। तू तो ऐसी बातें मत कर, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी नदी पर काओ के शव तो नहीं मिले कहीं? उसी के लिए तो इतनी भीड़ जमा नहीं है। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, काओ के शव मिले हैं या किसी और के? खुद ही चलकर देख ले। वह पांचों भीड़ को साइड करते हुए नदी के किनारे के पास जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे युग और अभिमन्यु नदी के किनारे के पास पहुंचते जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। वो जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि नदी के पास क्या हुआ होगा। नदी के किनारे पर ही 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसकी एक फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। वह पुलिस वाले उस लाश को घेर के खड़े हुए थे, जिस कारण वो लाश युग और अभिमन्यु को क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी।
नदी के किनारे पर ही युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश भी खड़े हुए थे। दिलीप बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। युग के वहां पर आते ही वो उससे अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उसे लगता था कि ये सब कुछ युग की वजह से ही हुआ था। दिलीप और सुदेश के बगल में ही रोनकोमुचा गांव के सरपंच रतनपाली और बंगलामुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे। रतनपाली की आंखें रो रोकर लाल हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कछुआ अपने हाथ से शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो लाश नहीं दिख रही क्या जिसे वो पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए हैं? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा लाश? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, हाँ मुझे दिख रही है कुछ कुछ, मतलब कल रात यहाँ पर किसी का खून हुआ है। काया अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, खून नहीं शिकार, कल रात यहाँ पर शिकार हुआ है और वो शिकार किसी और ने नहीं यक्षिणी ने किया है, क्योंकि सबको पता है कल रात पूर्णिमा थी और अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी शिकार किया करती थी। अभिमन्यु झट से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू, भला यक्षिणी कैसे किसी का शिकार कर सकती है, वो तो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है ना। काया कहता है, यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी पर उसका कमरा खोलकर तूने और युग ने उसे आजाद कर दिया, अब वो आजाद हो चुकी है, उसने वापस से मर्दों के शिकार करना शुरू कर दिए है। अभिमन्यु काया की बात को काटते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है भला, मैंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिवाइसों की मदद से चेक किया था, यक्षिणी वहीं पर उसकी कमरे के अंदर कैद थी, चाहे तो युग से पूछ ले, वो भी मेरे साथ ही था। युग से क्या पूछूं मैं, तुझे देख नहीं रहा यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि यक्षिणी आजाद हो चुकी है। अभिमन्यु और काया में खींचातानी ही चल रही थी कि तभी रतनपाली और जोर जोर से रोने लग जाता है। भूपेंद्र बख्शी उसे सहारा देने लग जाता है और उसे समझाने लगता है। बिंदु कछुए से पूछती है, ए कछुए, ये रतनपाली इतना क्यों रो रहा है? आज से पहले तो इसे किसी के मरने पर इतना रोते हुए नहीं देखा, वोट भी नजदीक नहीं आ रहे जो ये रोने का दिखावा करे। कछुआ धीरे से कहता है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा, जो मरा है वो कोई और नहीं बल्कि इसका बेटा है। बिंदु अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा बेटा? इसका मतलब मोहित की मौत हुई है। हाँ, मोहित की मौत हुई है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 2 मिनट, ये वही मोहित है ना जो गुंडागर्दी करते फिरता था? हाँ वही है। तो यार इसकी मौत में यक्षिणी कहाँ से बीच में आ गई? हर कोई जानता है कि ये मोहित कितना बुरा आदमी था, कितने सारे दुश्मन बनाकर रखे थे इसने, मार दिया होगा उन्हीं दुश्मन में से किसी एक ने। काया अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, माना मोहित के बहुत सारे दुश्मन थे पर कोई दुश्मन भी इस तरीके से नहीं मारता जिस तरह से मोहित मरा है, तू खुद बता भला नंगा। काया अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आसपास हलचल होने लग जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाता है। सारी भीड़ एक साइड होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। 4-5 पुलिस वाले लोगों को साइड कर रहे थे और किसी के आने के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी एक साइड में हट जाते हैं। कुछ ही देर में जब रास्ता बन जाता है तो युग और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक महिला सब इंस्पेक्टर आ रही थी, जिसकी आंखों में सूरज की तरह तेज था और चेहरे पर अभिमान, जिसकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, जिसने अपने बालों का जुड़ा बनाकर रखा हुआ था। उसकी शर्ट पर लगी बैच पर उसका नाम लिखा हुआ था। कछुआ बैच को पढ़ते हुए कहता है, वर्चस्वनी सेन, इनका नाम तो वर्चस्वनी सेन है यार, वाह क्या नाम है, जिस तरह दिखती है वैसा ही नाम है, हम तो दीवाने हो गए यार इनके देखते से ही, जरा चलने का अंदाज देखो एकदम मर्दानी जैसा। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कछुए यहाँ पर कोई मरा पड़ा है और तुझे तेरी लव स्टोरी की पड़ी है। वर्चस्वनी सेन की न्यू ज्वाइनिंग हुई थी मेहंदी पथार के पुलिस स्टेशन में। वर्चस्वनी सेन के पीछे ही हवलदार चाली चल रहा था, उसकी उम्र करीब 45 साल थी और उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। चाली मेहंदी पथार का सबसे पुराना हवलदार था और आसपास के गांव की सारी बातें जानता था। वर्चस्वनी और चाली लाश के पास पहुंच जाते हैं। वह 4 पुलिस वाले जो पहले से उस लाश को घेर कर खड़े हुए थे, जब वे साइड हटते हैं तो वो लाश क्लियर दिखने लग जाती है। जब युग और अभिमन्यु की नजर उस लाश पर पड़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। नदी के किनारे पर एक काले आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे और सीने पर रामरो नरामरो खरोचा हुआ था। उसके सीने का दिल गायब था। इस आदमी की लाश का हुलिया हुबहू वैसा ही था जैसे युग और अभिमन्यु ने टाइपराइटर के अंदर जो पेज थे उस कहानी में पढ़ी थी। इस आदमी की भी मौत ठीक उसी तरह की हुई लग रही थी जैसा उन्होंने कहानी में पढ़ा था। युग और अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, जो कहानी हमने पढ़ी थी वो सच कैसे हो सकती है। CH-37 तहकीकात। युग और अभिमन्यु उस लाश को देखकर इतने शॉक्ड हो गए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। उन्हें तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने वैसी ही एक लाश पड़ी हुई थी जैसी उन दोनों ने कहानी के अंदर पड़ी थी। उस आदमी की नग्न लाश के पास बहुत सारी मक्खियां भीन भीनाने लग गई थी। धीरे धीरे अब उस लाश ने सड़ना शुरू कर दिया था। वर्चस्वनी और चाली उसी नग्न लाश के पास खड़े हुए थे। वर्चस्वनी बड़े गौर से उस नग्न लाश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रही थी। चाली तो उस लाश को देख भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत घिन आ रही थी उस लाश को देखकर। चाली ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया था। वर्चस्वनी अपने दोनों हाथों में सफेद ग्लव्स पहनती है और उस नग्न लाश के नजदीक बैठने लग जाती है।
चार्ली वर्चस्वनी को रोकते हुए कहता है, अरे मैडम जी ये आप क्या कर रही है, लाश के पास क्यों बैठ रही है, आप मत बैठिए, लाश के पास इन लोगों ने सारा काम कर लिया है, फोटो वोटो सब खींच ली है, आपको इसके पास बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको इन सब की आदत नहीं होगी, आज आपका ड्यूटी पर पहला दिन है ना। वर्चस्वनी लाश के पास बैठते हुए कहती है, आदत नहीं है चार्ली तो आदत डालनी पड़ेगी, और पहला दिन हुआ तो क्या हुआ, शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तुम्हारी सूरत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आदत नहीं है इन सब चीजों की। वो मैडम जी हम तो बस आपके लिए ही बोल रहे थे, वो क्या है ना लड़कियों को आदत नहीं होती है ना ऐसी चीजें देखने की, उन्हें तो खून से भी डर लगने लग जाता है, तो ये तो पूरी की पूरी एक लाश है। वर्चस्वनी उस लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, पता चला मरने वाला कौन था। हाँ मैडम जी पता किया, ये मोहित है, रोनकोमुचा गांव के सरपंच का एक लौता बेटा, पूर्णिमा की रात नदी पार कर रहा था तभी यक्षिणी ने इसे अपना शिकार बना लिया। वर्चस्वनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा यक्षिणी, कौन है ये यक्षिणी, इसे अभी तक पकड़ा या नहीं पकड़ा। चार्ली हंसते हुए कहता है, भला यक्षिणी को भी कोई पकड़ पाया है क्या, बल्कि आज तक यक्षिणी ने जिसे पकड़ा है वो उसके चंगुल से छूटा नहीं है, सीधे भगवान को प्यारा हुआ है। मतलब यह मैडम जी आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, यक्षिणी कोई औरत नहीं है बल्कि एक डायन है, डायन। क्या कहा, डायन, हाँ डायन, हमने आपके आने से पहले ही सब पता कर लिया है, इन गांव वालों का मानना है कि द्वापर युग के अंत में यक्षिणी दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई थी, पर उसे कोई सा अभिशाप मिल गया था जिस कारण वो पृथ्वी पर ही रह गई, अपने लोक नहीं जा पाई, तभी से उसने नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। क्या कहा, संभोग, यू मीन सेक्स। चार्ली शर्माते हुए कहता है, हाँ मैडम जी वही, इंग्लिश में इसे यही कहते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चार्ली, जरा कुछ सेंस वाली बातें तो किया करो, भला कोई औरत किसी मर्द के साथ सेक्स करके उसे क्यों मारेगी, इसमें उसे क्या मजा आएगा, एक औरत की आबरू उसकी इज्जत होती है, वो कभी उस पर कोई कलंक नहीं लगने देगी चाहे उसकी जान चले जाए। हाँ मैडम जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पर मैंने आपसे कहा ना वो यक्षिणी कोई औरत नहीं है बल्कि औरत के रूप में एक डायन है, डायन जो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, इसका उदाहरण आपके सामने है, देख लीजिए मोहित की लाश को कैसे निर्वस्त्र पड़ा हुआ है। वर्चस्वनी लाश के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, इसके हाथ पर लगी खरोंच को देखकर लगता है कि ये काम किसी जानवर का है, किसी खूंखार जानवर का, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मनी निकाली हो और किसी ऐसे खंजर से वार किया हो ताकि सारा शक खूंखार जानवर पर जाए। चार्ली वर्चस्वनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अपने मन में यह बात ठान ली थी कि ये काम यक्षिणी का ही था। वर्चस्वनी कहती है, तुमने आसपास अच्छे से छानबीन करी, किसी और के पैरों के निशान या कुछ सुराग मिले। नहीं मैडम बस इसी के पैरों के निशान थे, और हाँ इसने जो दारू पी थी वो बोतल भी मिली नदी पर तैरते हुए, उस पर भी सिर्फ इसी के निशान मिले हैं। इसका मतलब है ये नशे में था, तब तो खूनी को और आसानी हुई होगी इसे मारने में। वर्चस्वनी मोहित की लाश की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें नदी के किनारे पर फिराते हुए कहती है, हो सकता है चार्ली की मोहित नदी में नहाने आया हो तभी किसी ने इस पर हमला कर दिया हो, वो हमलावर कोई भी हो सकता है, कोई इंसान भी और कोई खूंखार जानवर भी। मैडम जी ये आप क्या बोल रही है, भला रात में कौन नहाता है वो भी अपने घर के बाहर इस तरह पूरा नंगा होकर, और चलिए मैं एक बार के लिए आपकी बात मान भी लूं कि मोहित नदी पर नहाने आया था, पर आप इसकी बॉडी देख रही है ना, इसकी बॉडी देखकर ही ये साफ पता चलता है कि इसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं है, और आपको पता है यक्षिणी को खून पीना बहुत पसंद है। अच्छा, और यक्षिणी को खून पीना क्यों पसंद है। चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब वो तो हमें नहीं पता, वो तो यक्षिणी से ही पूछना पड़ेगा। तो फिर यक्षिणी को पकड़ो। वर्चस्वनी की बात सुनकर चार्ली डरने लग जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। वर्चस्वनी चार्ली से बातें ही कर रही थी कि तभी उसकी नजर बंगलामुड़ा घाट के पास फैले काला झाड़ी जंगल पर पड़ती है, और वो उस जंगल की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हो ना हो ये किसी खूंखार जानवर का काम है, ये जो जंगल फैला हुआ है बता सकते हो कितने इलाके तक फैला होगा। चार्ली भी काला झाड़ी जंगल की ओर उंगली करते हुए कहता है, मैडम जी ये जो आप जंगल देख रही है ना, ये काला झाड़ी जंगल है जो करीब 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 30 किलोमीटर मतलब काफी बड़ा जंगल है। चार्ली एक काम करो, वन विभाग वालों से कांटेक्ट करो, पता करो उन्हें किसी जंगली जानवर की सूचना मिली है क्या जो इंसानों को मारकर उसका खून पी जाता है, यदि नहीं तो उन्हें इन्फॉर्म करो, उनकी टीम जंगल में भेजने के लिए बोलो। जी मैडम मैं बोलता हूँ, और इस लाश को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजो, हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता चल जाए। जी मैडम ये भी करता हूँ। वर्चस्वनी लाश की सूरत को देखते हुए कहती है, इस मोहित की जन्म कुंडली भी निकालो, सूरत से ही लग रहा है जैसे बहुत पाप किए हो इसने, मुझे इसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए कि ये रात में कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, क्या करता है, कौन कौन दोस्त है और कौन कौन दुश्मन, सब कुछ समझे, आज शाम तक इसकी सारी डिटेल्स मेरी डेस्क पर होनी चाहिए। जी मैडम जी मिल जाएगी आपको इसकी सारी डिटेल्स शाम तक, मैं पता करता हूँ इसके कच्चे चिट्ठे के बारे में। युग और उसके दोस्त बैरिगेट्स के पास ही खड़े हुए थे और उन्होंने वर्चस्वनी और चार्ली के बीच की सारी बातें सुन ली थी। वर्चस्वनी वहां से जाने लग जाती है। वर्चस्वनी को जाता हुआ देखकर दिलीप उससे मिलने के लिए आगे आने लग जाता है, पर वर्चस्वनी बिना उसकी तरफ देखे ही उसे भाव दिए बिना वहां से चले जाती है। कछुआ वर्चस्वनी को वहां से जाते हुए देखते हुए कहता है, यार ये वर्चस्वनी तो कमाल की है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ इसका, क्या तो अंदाज है इसके, रोब देख रहे हो इसका।
बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, रोब तो होगा ही, पुलिस वाली जो है और कछुए वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उस पर लाइन मारना बंद कर, ऐसा अंदर करेगी ना सीधे सलाखों के पीछे होगा। पुलिस वाली हुई तो क्या हुआ, पुलिस वालों को प्यार नहीं होता क्या? बिंदु झट से कहती है, प्यार होता है पर पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोगों से। तो मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ। क्या कहा ग्रेजुएट है, किस एंगल से जरा बताना, क्या काम करता है तू, दिन भर आवारा गर्दी करते फिरता है, कुछ आता भी है तुझे? पीयूष बिंदु की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तुम दोनों चुप करोगे, यहाँ पर किसी की जान चले गई है और तुम दोनों हो की फालतू की बातें कर रहे हो, पता है ना यक्षिणी आजाद हो गई है। काया युग पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा युग, तूने यक्षिणी आजाद हो गई? तो अब तू भी इन बातों पर यकीन करने लग गया? इतने दिन से बोल रहा था कि दरवाजे के साथ छेड़छाड़ मत करो, पर तूने और अभिमन्यु ने हमारी बात नहीं मानी, अब हो गई ना प्रॉब्लम खड़ी, हो गई ना यक्षिणी आजाद, मिल गया सुकून। यो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। कछुआ काया का साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या पता कितना अच्छा आदमी था ये, मोहित फ्री की पिलाता था हमें। कल ही की तो बात है जब हंसता हुआ देखा था हमने इसे, और आज देखो कैसे बेसूध होकर पड़ा हुआ है, बेचारा। काया अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोलता है, अभिमन्यु तू क्यों चुप है, अब बोलना, कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या हुआ तेरे पैरानॉर्मल डिवाइसों का, तूने तो कहा था कि यक्षिणी वहीं कैद है, फिर ये बता ये मोहित का खून किसने कर दिया? अभिमन्यु कहता है, क्या बोलूं यार, मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे डिवाइस गलत अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। काया अपने हाथ से मोहित की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तेरे पैरानॉर्मल डिवाइस भी तेरी तरह ही गलत है समझा तू, वो देख सामने पड़ी है मोहित की लाश। अभिमन्यु धीरे से कहता है, उसकी लाश को क्या देखूं, मेरे पास तो पूरी स्क्रिप्ट रखी है कि यक्षिणी ने उसे कैसे मारा था। काया हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तूने, स्क्रिप्ट रखी है? मतलब? अभिमन्यु काया के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार कल रात ना हमें एक टाइपराइटर मिला। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश आ जाते हैं, जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। युग को छोड़कर बाकी सब दिलीप को नमस्ते करने लग जाते हैं, पर दिलीप युग के दोस्तों के नमस्ते का कुछ जवाब नहीं देता है, वो बड़े गुस्से में दिख रहा था। दिलीप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युग को घूरते हुए कहता है, तो देख लिया, अपनी आंखों से कहा था कोठी बंद कर दो, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, कोठी खोली तो खोली, साथ में वो दरवाजा भी खोल दिया जहां पर यक्षिणी कैद थी। युग दिलीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देता है, उसे पता था इस बार उसकी ही गलती थी, तो उसके बड़े पापा का गुस्सा होना लाजमी था। दिलीप अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मुझे तो लगता है तू आया ही इस मकसद से था यक्षिणी को आजाद करवाने, कुछ सालों पहले तेरा बाप भी इसी मकसद से आया था, गांव को बर्बाद करने। बड़ी मुश्किल से शांति आई थी गांव में, पर तूने वापस से उस शांति को भंग कर दिया, तुम दोनों बाप बेटों को शांति पसंद ही नहीं है। ये बात सुनकर युग को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सुदेश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे जीजा जी आप गुस्सा क्यों होते हैं, अब जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को भूल जाए, उसी में भलाई होती है, अब वो दरवाजा खुल गया है तो उसे हम वापस से बंद कर देते हैं। दिलीप सुदेश पर भी गुस्सा करते हुए कहता है, वो तेरे घर का दरवाजा नहीं है कि जब मन किया तब खोल लो और जब मन किया बंद कर दो, यक्षिणी कहती वहां पर, अब दरवाजा बंद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म हो गया, तीनों धर्मगुरुओं की कुर्बानी व्यर्थ चले गई, तुझे पता है ना, अपनी जान देकर उन तीनों धर्मगुरुओं ने वो दरवाजा लगाया था, पर इसने सारी मेहनत एक ही पल में बर्बाद कर दी। दिलीप का गुस्सा देखकर युग के दोस्त भी बहुत घबरा गए थे। कछुआ तो मन ही मन यही सोच रहा था कि कहीं युग के बड़े पापा उसे भी लपेटे में ना ले ले। दिलीप वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ हमने पहले ही इसके बाप से रिश्ते तोड़ दिए, वरना हमारी अभी और बदनामी होती। इतना कहकर दिलीप वहां से चले जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से चले जाता है। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, यार ये तेरे बड़े पापा तो तुझ पर कुछ ज्यादा ही फट रहे थे। काया झट से कहता है, फटेंगे नहीं तो क्या यार, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभिमन्यु मामले को शांत करते हुए कहता है, यार बस अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, अब ये सोचो आगे क्या करना है। काया बिचकते हुए कहता है, आगे क्या करना है मतलब यक्षिणी का क्या करना है, वरना आने वाली अमावस्या की रात फिर किसी का शिकार होगा, इसलिए बेहतर यह है कि उससे पहले ही हम उसे पकड़ ले और कैद कर ले। युग धीरे से कहता है, और वो कैसे करेंगे हम, यक्षिणी को कैद कैसे करेंगे? पता नहीं। काया उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, पता भी है ना किसे पकड़ने की बात कर रहे हो, वो यक्षिणी है, यक्षिणी एक डायन, और ये भी सही है, पहले खुद उसे आजाद करवाओ फिर वापस से कैद करके हीरो बन जाओ। तुम दोनों को हीरो बनना है तो बनो, मैं तो तुम्हारे अब किसी काम में साथ नहीं देने वाला, आज से मेरे रास्ते अलग और तुम्हारे अलग। कछुआ भी काया का साथ देते हुए कहता है, मेरे भी, मैं तो अब उस कोठी में दोबारा फिर कभी ना जाओ। अभिमन्यु उन दोनों को समझाते हुए कहता है, यार ये कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों, दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं जो अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला छोड़ दे, माना हमने गलती करी तुम दोनों को वो दरवाजे वाली बात ना बताकर, पर हमने माफी मांगी ना, तो क्या तुम दोस्त होकर हमें माफ नहीं कर सकते? युग भी काया और कछुए को मनाते हुए कहता है, हाँ यार सॉरी भाई, यार आज के बाद कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रॉमिस, बस इस बार साथ दे दो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं, और मुझे पता है तू और कछुआ मेरे पक्के दोस्त हो, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। युग की बातों ने काया का दिल पिघला दिया था, पर अभी भी वो नाराज होने का नाटक रहा था। बिंदु बड़े प्यार से काया से कहती है, प्लीज काया अब तुम मान जाओ ना, देखो युग को अपने किए पर शर्त
मिंदा है और जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बिंदु के कहने पर काई युग को माफ कर देता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए, बोलो क्या करना है। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, पहले तो हमें यहाँ से निकलना है, यदि किसी ने हमारी बातें सुन ली तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक काम करते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी में चलकर ही बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। युग अभिमन्यु से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। बिंदु कहती है, तो ठीक है, तुम लोग ग्रेवयार्ड कोठी जाओ और मैं अपनी दुकान जाती हूँ। काया उदास होते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम जा रही हो? हाँ जाना पड़ेगा, दुकान पर माँ अकेली है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से चले जाती है। बिंदु के जाते ही युग, कछुआ, काया और अभिमन्यु भी अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरफ रोनकोमुचा गांव में हवेली के अंदर जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका एक साथ बैठक घर में खड़े हुए थे। चारों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जानकी घबराते हुए कहती है, क्या ये खबर पक्की है बल्लू काका? CH-38 कौन खतरे में है? बल्लू काका जानकी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ बड़ी मालकिन, खबर पक्की है, यक्षिणी आजाद हो गई है और इस बार उसने आते से ही किसी ऐसे वैसे को शिकार नहीं बनाया है, बल्कि अपने रोनकोमुचा गांव के सरपंच रतनपाल के बेटे मोहित को बनाया है। रजनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं बल्लू काका आप उसी मोहित की बात कर रहे हैं ना, जिसके रिश्ते की बात एक बार अमोदिता के साथ चली थी, पर उस मोहित ने मना कर दिया था ये कहकर कि आपकी बेटी काली है इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कल मोहित ने खुद का चेहरा तो देखा नहीं, खुद की सूरत तो डामर जैसी थी और आया बड़ा मेरी बेटी को काला बोलने वाला, अच्छा ही हुआ जो यक्षिणी ने उसे मार दिया। रजनी मन ही मन फुसफुसाते हुए धीरे से कहती है, वरना मैं उसे अपने काले जादू से मार देती। जानकी रजनी को टोकते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रजनी, भले ही मोहित कैसा भी इंसान हो पर जान होती है। यक्षिणी ने उसे मारकर ठीक नहीं किया, पता नहीं क्या मिलता है उसे मर्दों को मारकर। बल्लू काका और बातें बताते हुए कहते हैं, हम तो सुने हैं कि कोई नई स्पेक्टराइन आई थी, क्या नाम है उसका? बड़ी कठिन नाम है, हमसे तो लिया भी नहीं जाता। वर हाँ वर्चस्वनी यही नाम था उस स्पेक्टराइन का, वही तहकीकात कर रही है इस केस की। वो शहर से आई है ना, इसलिए यक्षिणी पर यकीन नहीं कर रही थी, पर देखना बड़ी मालकिन उसे भी यकीन हो ही जाएगा जल्द ही, जब आने वाली अमावस्या को यक्षिणी किसी को अपना दूसरा शिकार बनाएगी। जैसे ही बल्लू काका ये बात बोलते हैं, जानकी के मन में युग का ख्याल आने लग जाता है और वो घबराते हुए कहती है, मेरा बेटा युग, वो ठीक तो है ना बल्लू काका? उसे तो यक्षिणी ने कुछ नहीं किया। हाँ बड़ी मालकिन, युग बेटा ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। जानकी डरते हुए कहती है, मुझे युग को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, उसकी जान को खतरा है, वो उसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है जहाँ पर यक्षिणी रहा करती थी। अमोदिता भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ बुआ आप ठीक कहती है, हमें युग जी को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, वो यहाँ पर अच्छे से रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, पर भाभी क्या दिलीप भैया मानेंगे? आपने देखा था ना वो कितना गुस्सा कर रहे थे सिर्फ युग के यहाँ पर आने से, मुझे तो नहीं लगता वो युग को अब यहाँ पर आने देंगे, ऊपर से अब तो यक्षिणी भी आजाद हो गई है, वो तो और गुस्से में होंगे। जानकी रजनी की बात का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पर भागते हुए वंदना आ जाती है। वंदना ने हमेशा की तरह सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो पागलों की तरह यहाँ से वहां भाग रही थी। वंदना भागते हुए चिल्लाते हुए कहती है, वो आजाद हो गई, वो आजाद हो गई, मैंने कहा था ना, उसने दरवाजा खोल दिया पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी, अब वो आजाद हो गई है, खेल शुरू हो गया है, अब फिर से यक्षिणी मर्दों के शिकार करके अपनी प्यास बुझाएगी, वो आजाद हो गई, हाँ हाँ हाँ। यही सब बड़बड़ाते हुए वंदना यहाँ से वहां भाग रही थी। जानकी वंदना के पास जाते हुए कहती है, अरे वंदना बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, रुक जाओ, ऐसे भागो मत वरना गिर जाओगी। पर वंदना नहीं रुक रही थी, वो यहाँ से वहां भाग रही थी। रजनी वंदना को देखते हुए धीरे से कहती है, अरे ये पागल बाहर कैसे आ गई? अमोदिता डरते हुए कहती है, पता नहीं माँ। रजनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, तू ही खाना और दवाई देने गई थी ना इसे, तो फिर ये बाहर कैसे आ गई बता, दरवाजा अच्छे से लगाया था या नहीं लगाया था इसके कमरे का? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ माँ मैं ही वंदना भाभी को खाना देने गई थी, पर आपको तो पता है मुझे वंदना भाभी से कितना डर लगता है, आप ही जबरदस्ती कर रही थी इसलिए मैं चले गई थी, मैं खाना रखकर उनके कमरे में आ गई थी और दवाई भी निकाल के रख दी थी, मुझे लगा वो खा लेगी, पर अभी उनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने खाई होगी। रजनी अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, नालायक लड़की, पागल वो नहीं तू है, नज होकर तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई भी मरीज खुद अपने हाथों से दवाई नहीं खाता है, उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसना पड़ता है। जानकी वंदना को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों बस बातें करते रहोगी या वंदना को पकड़ने में मेरी मदद भी करोगी? जल्दी पकड़ो इसे, कहीं बाहर ना चले जाए वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रजनी भागते हुए कहती है, हाँ भाभी अभी पकड़ती हूँ। जानकी, रजनी, अमोदिता और बल्लू काका मिलकर वंदना को पकड़ने लग जाते हैं, पर वंदना उनके हाथ नहीं लग रही थी, वो यहाँ से वहां उन्हें नचाए जा रही थी। बल्लू काका वंदना को पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ बहू रानी, अब इस उम्र में मुझ बूढ़े को और कितना दौड़ाओगी? रजनी भी वंदना को पकड़ते हुए कहती है, रुक जा वंदना, रुक जा।
वंदना भागते हुए मेन दरवाजे तक पहुंच जाती है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा टिका हुआ था, पर दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसे लगता है जैसे दरवाजा बंद था। वो वहीं पर खड़ी हो जाती है। जानकी अपने कदम वंदना के पास बढ़ाते हुए कहती है, रुक जाओ वंदना, रुक जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, और अच्छी लड़की इस तरह से बर्ताव नहीं करती। वंदना गुस्से से कहती है, वो आजाद हो गई है और अब अगला नंबर युग का है। वो युग को छोड़ेगी नहीं, वो युग को भी मार देगी, देख लेना, वो उसे भी मार देगी, ठीक उस तरह जिस तरह उसके बाप को मारा था। जैसे ही वंदना यह बात बोलती है, उसकी बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। सबके होश उड़ गए थे। जानकी जहां पर थी वहीं पर रुक गई थी, जैसे कि यह बात वंदना ने बोलकर उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। वंदना दरवाजे पर खड़ी ही थी कि तभी एक हवा का झोंका आता है, जिस कारण दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वंदना देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है, वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर भागने के लिए अपने कदम घर की दहलीज के बाहर रखने लग जाती है। वंदना वहां से भागने ही वाली थी कि तभी वहां पर दिलीप और सुदेश आ जाते हैं। दिलीप वंदना को भागते हुए देख उसका हाथ पकड़ लेता है। वंदना गुस्से से कहती है, छोड़ मेरा हाथ, छोड़, जाने दे मुझे यहाँ से। दिलीप वंदना का हाथ नहीं छोड़ता, वो भी वंदना को गुस्से से देखे जा रहा था। रजनी अमोदिता से कहती है, अरे नालायक लड़की, तू खड़ी क्या है, जल्दी जा और बेहोशी इंजेक्शन लेकर आ। अमोदिता वहां से इंजेक्शन लेने के लिए चले जाती है। वंदना गुस्से से कहती है, तू नहीं छोड़ रहा है ना, मेरा हाथ मत छोड़, वो भी तुझे नहीं छोड़ेगी, देख लेना तेरा भी नंबर आएगा, युग के बाद तेरा ही नंबर है। युग तो मरेगा, साथ में तू भी मरेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, इस बार वो दोनों गांव से मर्दों का नामो निशान मिटाकर ही जाएगी। वंदना की बात सुनकर तो पहले दिलीप भी डर जाता है, पर घर में उसका रौब बना रहे और किसी को उसके डर के बारे में पता ना चले, इसलिए वो जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, इस पागल को कमरे से बाहर किसने निकाल दिया। जानकी दिलीप से वंदना का हाथ छुड़ाते हुए नाराज होते हुए कहती है, ये पागल नहीं है जी, बहू है हमारे घर की, आप मेरी बहू को पागल मत बोलिए। इतना कहकर जानकी वंदना को अपने सीने से सटा लेती है। दिलीप जानकी पर उखड़ते हुए कहता है, अब पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, और मैंने कितनी बार बोला तुझे, ये कोई बहू बहू नहीं है हमारी, हमारे इससे सारे रिश्ते तभी टूट गए थे जब हमारा बेटा विराट मरा था, समझी तू, मेरे तो समझ नहीं आता अभी तक हम इसे पाल क्यों रहे हैं। कितनी बार बोला इसे कहीं भेज दो, गांव में किसी को पता चल गया कि ये पागल है तो हमारी और बदनामी होगी, बड़ी मुश्किल से पुरानी बदनामी के दाग अपने दामन में से हटाए हैं, मैं और बदनामी नहीं चाहता। आप ही बताइए जी, कहां पर जाएगी ये बेचारी इस हालत में, इसका अब हमारे सिवा है ही कौन इस दुनिया में, इसके तो माँ बाप भी नहीं है, इसका जो कुछ था बस हमारा बेटा विराट ही था, पर भगवान ने उसे भी इससे छीन लिया। दिलीप पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अमोदिता आ जाती है और जल्दी से वंदना के हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता बेटा, वंदना को उसके कमरे में सुला देना। अमोदिता वंदना को बल्लू काका की मदद के साथ वहां से ले जाने लग जाती है। जानकी दिलीप से कहती है, बल्लू काका बता रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई है और उसने फिर से शिकार करने शुरू कर दिए हैं। दिलीप भिन्नाते हुए कहता है, शिकार कैसे नहीं करेगी, उस युग ने वो दरवाजा जो खोल दिया है, मना किया था उसे ग्रेवयार्ड कोठी में मत जा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, ए जी मैं क्या सोच रही थी, हम युग बेटे को यहाँ पर बुला लेते हैं, उसकी जान को वहां पर खतरा है। खतरा है तो मैं क्या करूं, अब गलती उसने करी है तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी ना। जब बोला था तब तो बड़ी अकड़ के साथ कह रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना, तो अब रुके वहीं उस डायन के पास। ये आप क्या बोल रहे जी, वो आपके छोटे भाई का बेटा है, आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है क्या। गुस्से से दिलीप की आंखें लाल हो गई थी। वो जानकी को घूरते हुए कहता है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझी तुम, और यदि तुम्हें भी यो की इतनी फिक्र है तो तू भी उसके पास चली जा, पर उसे यहाँ पर लाने की सोचना भी मत, मैं अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, जिस तरह उसके बाप से सारे रिश्ते तोड़े थे उससे भी तोड़ दे अब। इतना कहकर दिलीप गुस्से गुस्से में अपने कमरे की ओर जाने लग जाता है। इस तरफ युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी में पहुंच गए थे और उसके कमरे के अदन बिस्तर पर बैठे हुए थे। शाम के 6 बज गए थे, पर उनके दिमाग में अभी तक एक भी आइडिया नहीं आया था कि वो कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाएंगे। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, कोठी के अंदर मच्छर भिनभिनाने लग गए थे। कछुआ अपने दोनों हाथों से मच्छर को मारते हुए कहता है, ये मारा तीसवां। काया कछुए को घूरते हुए कहता है, तू ये क्या जब से मच्छर मार रहा है, हम क्या यहाँ पर मच्छर मारने आए हैं। मच्छर नहीं मारूं तो क्या करूं, देख नहीं रहा कितने भिनभिना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यक्षिणी के हाथों मरने से पहले हम लोग इन मच्छरों के काटने से मर जाए। तू ऐसा क्यों बोल रहा है कछुए, उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम, देखना। क्या रास्ता निकालेंगे यार, सुबह से शाम हो गई पर अभी तक कुछ नहीं सोच पाए। युग और अभिमन्यु चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है। कछुआ अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ फिराते हुए कहता है, यार मुझे तो ना अब यहाँ पर रहने से भी डर लग रहा है। अभिमन्यु पूछता है, डर लग रहा है पर क्यों। भूल गए ये ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था, यदि वो यहाँ पर आ गई तो। युग कहता है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। कछुआ हैरानी के साथ पूछता है, क्यों, तू कैसे कह सकता है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो क्या तुझे बताकर गई है।
युग कुछ सोचते हुए कहता है, बताकर तो नहीं गई है पर जैसा कि तुम लोगों ने बताया था कि यक्षिणी सिर्फ पूर्णिमा और अमावस्या की रात ही शिकार किया करती थी, तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या आती है, तो यदि वो अपने वादे की पक्की होगी तो अगला शिकार वो अमावस्या की रात में ही करेगी। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो युग की बात में पॉइंट तो है, मतलब हमारे पास अभी 15 दिन है, उससे पहले पहले हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा वरना गांव वालों और हमारी जान को खतरा है। काया अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, पर क्या करना है यार, वही तो समझ नहीं आ रहा। ये यक्षिणी कौन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आखिर ये चाहती क्या है, क्यों सिर्फ मर्दों को मारती है, औरतों को क्यों नहीं, और यदि मर्दों को ही मारना है तो सीधे सीधे मार दे, उनके साथ संभोग करने के बाद ही उन्हें क्यों मारती है। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, यार मुझे तो लगता है ये यक्षिणी का कैरेक्टर कुछ ढीला है, ये वैश्या होगी पहले के जमाने की। अभिमन्यु कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, ए कछुए, कैरेक्टर यक्षिणी का नहीं बल्कि तेरा ढीला होगा, समझा तू। बोलने के पहले जरा कुछ सोच तो लिया कर कि किसके बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तुझे पता है ना, यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी और वो किसी देवी की तरह थी, फिर भी तू उसके बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, तू ही बता दे, क्यों वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है, और तुझे किसने बता दिया कि वो देवी की तरह थी। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कछुए के सवाल का जवाब नहीं था। काया उन दोनों की बक सुन ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है। वो उस टाइपराइटर के पास जाते हुए कहता है, अरे ये टाइपराइटर कब खरीद लिया तुम दोनों ने, कल तक तो यहाँ पर नहीं था। वाह यार, बढ़िया टाइपराइटर है, मस्त चमक रहा है। अच्छा हुआ ले लिया, अब मैं भी इस पर ही अपनी शायरियां टाइप किया करूंगा। टाइपराइटर पर टाइप करने से एक अलग ही फील आता है। युग कहता है, अरे ये टाइपराइटर हमने खरीदा नहीं है बल्कि मेरे पापा का है। अभिमन्यु फटाक से कहता है, अरे इस टाइपराइट की एक बात तो तुझे हम बताना ही भूल गए। काया हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी बात। अभिमन्यु काया और कछुए को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो टाइपराइटर अपने आप रात में आवाज कर रहा था और कैसे उन्होंने उसे कमरे से बाहर निकाला। जो पेज टाइप किए हुए उन्हें मिले थे वो भी दिखा देते हैं। सारी बात सुनने के बाद काया कहता है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो पेज टाइप हुए हैं इसी तरह से यक्षिणी ने मोहित का शिकार किया है। अभिमन्यु कहता है, हाँ यार, और नहीं तो क्या, वरना तू ही देख, जिस आदमी का इस कहानी में जिक्र था उसका हुलिया हूबहू मोहित से मिलता है, और उसकी लाश भी वैसी ही मिली है जैसी कहानी में लिखी हुई है। काया बेफिक्र होकर कहता है, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है, ये तो आम बात है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आम बात है, तुझे ये आम बात लगती है। हाँ और नहीं तो क्या, वो तुम लोग राइटर नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं बताता हूँ, एक राइटर वही लिखता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है। जैसा कि तुम दोनों ने अभी भी बताया मुझे, युग के पापा यक्षिणी पर एक किताब लिख रहे थे। हो सकता है कि ये उसी किताब के ड्राफ्ट के पेज हो, उन्होंने मरने से पहले ये कहानी टाइप करी होगी और बाद में वही कहानी सच हो गई, क्योंकि कभी कभी लिखा हुआ भी सच हो जाता है। ये एक कोइंसिडेंट भी हो सकता है। अभिमन्यु काया से सहमत होते हुए कहता है, वैसे तेरा कहना भी ठीक है, ऐसा हो सकता है हम ही लोग इस बात को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। कमरे में वापस से खामोशी छा जाती है। सब दोबारा से यक्षिणी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि कैसे उसका क्या किया जा सकता है। अभिमन्यु की नजर टाइपराइटर पर ही गड़ी हुई थी। वो एकटक नजर से टाइपराइटर को देखे जा रहा था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुश होते हुए कहता है, पता चल गया, पता। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पता चल गया। अभिमन्यु कहता है, यही कि यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। युग झट से पूछता है, कैसे। CH39 चाली को पता है। युग झट से पूछता है, कैसे अभिमन्यु, कैसे पता लगाया जा सकता है यक्षिणी के अभिशाप के बारे में। काया हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, जल्दी बता अभिमन्यु, चुप क्यों बैठा हुआ है। अभिमन्यु काया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, बता रहा हूँ यार, मुझे बोलने तो दो पहले, तभी तो बता पाऊंगा। काया और युग चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देख, हम सबको पता है कि युग के पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और कोई भी लेखक किसी भी शख्स पर किताब तभी लिखता है जब उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, उसकी जिंदगी के हर एक दौर से वाकिफ हो, उसकी हंसी खुशी गम सब कुछ पता हो सकता है युग के पापा को पता हो कि यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था और उन्होंने वो अभिशाप उस किताब के अंदर लिखा हो। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, और मैं तुझे बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम पापा की यक्षिणी पर कोई सी बुक भी पब्लिश हुई थी या नहीं हुई थी। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब देखो बीच में कोई ना कोई टोक देता है। हाँ बोल, अब कोई नहीं टोकेगा। अभिमन्यु कहता है, यार देख, जब भी कोई लेखक कोई सी किताब लिखता है तो उसका ड्राफ्ट सबसे पहले अपने पब्लिशर को सेंड करता है। अगर हम किसी तरह ये पता लगा ले कि तेरे पापा किस पब्लिशर के पास से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे और क्या उन्होंने यक्षिणी की कहानी का ड्राफ्ट उनके पास भेजवाई थी, तो हो सकता है हम यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता लगा ले, और यदि एक बार हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में कुछ पता चल जाए तो हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। काया अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, यार देखा जाए तो मुझे तो अभिमन्यु का प्लान ठीक लगता है। युग, तुझको पता है क्या तेरे पापा किस पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताबें पब्लिश कराते थे। काया के मन में तो लड्डू फूटने लग गए थे। वो मन ही मन सोचने लग गया था कि हो सकता है पब्लिशर से मिलकर उसकी भी शायरी की किताबें पब्लिश हो जाए, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा की 4-5 पब्लिशिंग हाउस से किताबें पब्लिश होती थी, किताबों की रॉयल्टी के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। कछुआ झट से कहता है, कितनी रॉयल्टी मिली थी यार, जरा हमें भी तो बता। युग कछुए पर भिनकते हुए कहता है, यार ये सब लोग ये क्यों जानना चाहते हैं कि एक लेखक को कितनी रॉयल्टी मिलती है? ज्यादा नहीं मिलती, उतनी ही की जिससे उसका गुजारा चल जाए, समझा? और एक बात, उसकी किताबें तब नहीं बिकती जब वो जिंदा रहता है, बल्कि तब ज्यादा बिकती है जब वो मर जाता है। तू पापा को ही देख ले। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, तो अब तय रहा, अब हमें ये पता लगाना है कि तेरे पापा ने यक्षिणी की किताब या ड्राफ्ट किस पब्लिशर को दिया था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाने लग जाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, अब कौन आ गया, और इस भूतिया कोठी में कौन आना चाहता होगा? काया कहता है, जाकर देख लेना, यहाँ पर बैठे बैठे क्या अंदाजा लगा रहा है? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला, कहीं यक्षिणी हुई तो भूल गए ये उसका दूसरा ठिकाना था, हो सकता है वो वापस आ गई हो अपने ठिकाने पर रहने। काया अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, कछुए तू भी ना गजब बातें करता है, वो यक्षिणी है यक्षिणी, अगर उसे आना होगा तो वो सीधे कोठी के अंदर आ जाएगी, ऐसे दरवाजा खटखटाकर नहीं आएगी, समझा? इतना कहकर काया नीचे दरवाजा खोलने चले जाता है। कछुआ उसके जाने के बाद कहता है, ये भी तो हो सकता है ये उसकी कोई चाल हो। कुछ देर बाद युग कहता है, यार ये काया अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अभिमन्यु कहता है, पता नहीं यार, अभी तक तो उसे दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। कछुआ घबराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ये यक्षिणी की कोई चाल भी हो सकती है, देखा काया यक्षिणी की चाल में फंस गया। अभिमन्यु भिन्नाते हुए कहता है, यार तू 2 मिनट चुप रहेगा, जब देखो मनहूस बातें करता रहता है, चल देखकर आते हैं आखिर हुआ क्या। नहीं नहीं, तू ही देखकर आ, मैं यहीं पर रहता हूँ। ठीक है, फिर तू यहाँ पर अकेले रह, मैं और युग नीचे देखकर आते हैं। क्या कहा अकेले? पागल हो रहा है क्या? एक काम करते हैं, तीनों साथ में चलते हैं। वह तीनों अपनी जगह पर से उठते हैं और नीचे जाने लग जाते हैं। जब वो हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काया दरवाजा खोलकर मूर्ति बनकर खड़ा हुआ था। अभिमन्यु काया को देखते हुए कहता है, अबे ये काया स्टेचू बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ा है? कछुआ डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी ने काया को फ्रिज तो नहीं कर दिया? दादी ने मुझे एक बार बताया था यक्षिणी के पास बहुत सारी जादुई शक्ति थी, उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी आंखों में देखता था फ्रीज हो सकता था, वो यक्षिणी पर निर्भर करता है कि वो किसे फ्रीज करना चाहती है। अभिमन्यु और युग कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते हैं और अपने कदम काया की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। जब वो काया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे की दहलीज पर ही बिंदु खड़ी हुई थी, जिसे देखकर काया स्टेचू हो गया था, उसकी आंखों में खो गया था। युग कहता है, यहाँ पर हम परेशान हैं और यहाँ पर ये दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। कछुआ काया को हिलाते हुए कहता है, अरे काया, ओ काया। काया अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और बिंदु को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम कब आ गई? बिंदु काया पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो गए हैं और तुम हो कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो, जब से बोले जा रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, पर कुछ बोल ही नहीं रहे तुम। काया हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे लगा तुम मेरा वहम हो और कुछ नहीं। तुम्हें ना काया कुछ ज्यादा ही वहम आते हैं, मैंने कहा था ना जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी, तो अब वक्त मिला तो आ गई। काया दरवाजे के बाहर देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं, अंधेरा भी होने लगा है, तुम अकेले आई हो क्या इतने दूर? अरे नहीं, अब्दुल आया था साथ में। कछुआ पूछता है, तो फिर अब्दुल कहाँ पर है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। अरे वो चले गया, बड़े मुश्किल से आया था यहाँ तक साथ में, अब इस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में किसे नहीं पता, उसे भी यक्षिणी से डर लगता है इसलिए यहाँ तक नहीं आया, बाहर से ही चले गया। अभिमन्यु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा, यक्षिणी औरतों को थोड़ी अपने शिकार बनाया करती है, वैसे ये सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ तुम सब के लिए, मुझे पता है सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा। बिंदु ने अपने हाथ की पॉलिथीन दिखाते हुए कहा। जैसे ही बिंदु वो पॉलिथीन दिखाती है, कछुआ झट से वो पॉलिथीन पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, वह बिंदु दोस्त हो तो तुम्हारी तरह हो जो अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखती हो, मेरे पेट में तो सुबह से ही चूहे कूद रहे थे जिस कारण मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। बिंदु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहती है, वैसे अगर तेरे पेट में खाना भी होता तब भी तू कुछ सोच नहीं पाता, तेरे अंदर दिमाग ही कहाँ है जिससे तू कुछ सोच सके। बिंदु की बात सुनकर कछुए को छोड़कर सब लोग हंसने लग जाते हैं। बिंदु कहती है, वैसे तुम लोगों ने दिन भर से कुछ सोचा या नहीं सोचा, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है? काया कहता है, अरे सोचा है ना। काया बिंदु को सब कुछ बता देता है जो अभी तक उन्होंने आपस में बातें करी थी। सारी बात सुनने के बाद बिंदु कहती है, ये पब्लिशर को ढूंढने वाला प्लान अभिमन्यु का होगा है ना? कछुआ झट से कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता नहीं होगा, बचपन से लेकर आज तक ये अभिमन्यु ही तो सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है हमें, भूल गए इसके पास हर चीज का तोड़ रहता था, यक्षिणी के चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये अभिमन्यु जानता है, पर हाँ संभलकर, इस बार तुम्हें उसके चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है। बिंदु खाना लेकर अंदर आती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सबका खाना पीना पूरा हो जाता है। बिंदु कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। काया बिंदु को मना करते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम इतनी रात में कैसे जाओगी? मैं यो बीच में ही काया को टोकते हुए कहता है, अरे बिंदु तुम यहीं पर रुक जाओ ना, आज रात
बिंदु हंसते हुए कहती है, युग ये गांव है, गांव शहर नहीं जो मैं यहाँ पर तुम लड़कों के बीच रुक जाऊं। अगर गांव में ये बात पता चल गई ना तो तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होगी। शहर में लड़के और लड़कियों का साथ में रहना चल जाता होगा पर गांव में नहीं चलता। काया कहता है, सही कहा बिंदु ने। चलो बिंदु मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक, तुम कैसे अंधेरे में अकेले जाओगी। कछुआ अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। काया धीरे से कहता है, आ गया ये कबाब में हड्डी बनने, अब तुझे क्यों हमारे साथ चलना है। हम क्या बारात में जा रहे हैं जो साथ में चल रहा है। अरे बारात में नहीं पर जंगल तो जा रहे हो ना, तो अकेले कैसे जाएगा तू। मैं साथ चल देता हूँ अगर तुझे अंधेरे से डर लगा तो। क्या कहा, अंधेरे से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है या तुझे। सही सही बता, तू आज रात कोठी में नहीं बिताना चाहता इसलिए हमारे साथ चल रहा है ना। तुझे डर लग रहा है ना कहीं यक्षिणी तुझे अपना अगला शिकार ना बना ले। कछुआ अपने चेहरे का डर छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, सोचा तुम्हें रास्ते में कंपनी दे दूंगा वरना बोर हो जाओगे। बिंदु कछुआ और काया पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे कि मुझे घर तक छोड़ भी दोगे, मुझे देर हो रही है। काया कहता है, हाँ चल रहे हैं ना। काया और कछुआ बिंदु को घर छोड़ने के लिए कोठी से निकल जाते हैं। अभिमन्यु और युग बहुत थक चुके थे इसलिए वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। इस तरफ मेंढी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्वनी पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर चाली आता है। चाली के हाथों में एक फाइल थी। चाली वो फाइल वर्चस्वनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बड़ी देर कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में। तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए थे कि बनाने गए थे। वो मैडम क्या है ना, मैं रास्ते में रुक गया था। क्या कहाँ रुक गए थे, पर कहाँ पर। वो मैं ना इस मोहित की जन्म कुंडली निकाल रहा था तो उसी सिलसिले में लोगों से पूछताछ करने लग गया था। तो फिर कुछ पता चला या नहीं। पता चला ना, सब कुछ पता चल गया मैडम जी। ये जो मोहित है ना बड़ा ही बदमाश था, अपनी पत्नी को छोड़कर सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाकर रखे थे इसने। मतलब ये मोहित शादीशुदा था। हाँ मैडम जी, और इसकी एक नहीं दो शादियां हुई है। पहली वाली पत्नी जलकर मर गई थी। अब वो जलकर मरी थी या उसे जलाकर मारा गया था ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। और ये जो दूसरी वाली पत्नी है नासुधा, सुनने में आया है कि ये मोहित उसे भी बहुत मारा करता था। जैसे ही रात होती थी पीना चालू कर देता था और मारपीट चालू। बड़ी परेशान थी, मैं तो उसका बयान लेने भी गया था, बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पति की मौत का उसे जरा सा भी गम था। वर्चस्वनी कुछ सोचते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगी, उसे रिहाई जो मिल गई। वैसे भी ऐसे पति का मर जाना ही ठीक है जो अपनी पत्नी को मारता हो। कहीं इस सुधा ने ही तो अपने घर वालों से बोलकर मोहित को नहीं मरवा दिया। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा के तो बस पिता ही है, वो भी बहुत बूढ़ा, बड़ा लाचार है वो। वर्चस्वनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। मैडम मिलेंगे भी कैसे, आखिर उसे यक्षिणी ने जो मारा है। वर्चस्वनी चिढ़ते हुए कहती है, चाली तुम फिर शुरू हो गए। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक ना एक कहानी तो होती ही है जिसकी आड़ में छुपकर लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते रहते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। इस सब कांड के पीछे जरूर कोई ना कोई शख्स ही है। ये आप किस गारंटी से कह रही है मैडम कि इस सब के पीछे कोई शख्स है। सुबह तक तो आप कह रही थी कि ये सब कोई खूंखार जानवर भी कर सकता है, अब एकदम से किसी शख्स पर कैसे आ गई। इसके दो कारण है, पहला ये कि जिस तरह तुम मोहित के बारे में बता रहे हो इससे साफ पता चलता है कि उसके कई दुश्मन होंगे जो उसको मारना चाहते होंगे। हाँ मैडम जी, इसके तो कई लोगों के साथ झगड़े थे, कईयों की जमीन गैर कानूनी तरीके से हथिया कर रखी थी इसने। दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि जानवरों को लिखना नहीं आता। मतलब तुम ये कैसे भूल सकते हो चाली की मोहित की लाश पर सीने पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था और ये कोई जानवर नहीं लिख सकता। तुम्हें एक और बात बताओ। हाँ मैडम जी बताइए ना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये रामरो नरामरो नाखूनों से लिखा गया है, ये खरोंच नाखून के है। क्या। हाँ चाली, ये रामरो नरामरो का क्या मतलब हो सकता है, तुम्हें पता है इस बारे में कुछ। हाँ मैडम पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें रामरो नरामरो के बारे में। CH40 यामिनी का जाल। मैडम जी, ये जो रामरो नरामरो है ना नेपाली शब्द है। रामरो का मतलब होता है अच्छा और नरामरो का मतलब होता है बुरा। वर्चस्वनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसी की बॉडी पर रामरो नरामरो लिखकर क्या साबित करना चाहता है, मतलब अच्छा बुरा लिखकर। 2 मिनट जिस स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने। हाँ मैडम जी खींची थी ना, जरा दिखाना मुझे वो तस्वीरें। चाली टेबल पर ही रखी एक फाइल उठाता है और जितनी तस्वीरें लाश के पास से खींची गई थी सब वर्चस्वनी को दे देता है। वर्चस्वनी सारी तस्वीरें एक एक करके देखने लग जाती है। चाली वर्चस्वनी को घूरते हुए कहता है, मैडम जी ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही है, जरा मुझे भी तो बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चस्वनी चाली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चस्वनी लाश की तस्वीर देखने लग जाती है। वो एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चाली बौखलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी। वर्चस्वनी चाली को एक तस्वीर जो कि मोहित के सीने की थी, जिस पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चाली, इसके सीने पर जो रामरो नरामरो लिखा हुआ है
उसमें रामरो कटा हुआ है, उस पर आधा डंडा खींचा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी। उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ है ये बताने के लिए कि जिस आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे मार रहा है। हो सकता है कातिल ने और कोई भी सुराग हमारे लिए छोड़े हो। मैडम जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कातिल खुद हमारे लिए सुराग क्यों छोड़ेगा? मेरे कहने का यह मतलब नहीं था चार्ली, मेरा मतलब ये था कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ये बताओ, स्पॉट के पास से जो सामान मिला था उसमें भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्या? नहीं मैडम जी, नहीं मिले, उसकी दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे। पर एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले उसमें उसका पेंट शर्ट बनियान तो मिला पर कच्चा नहीं मिला। वर्चस्वनी मुंह बनाते हुए कहती है, कच्चा नहीं मिला मतलब मैडम जी चड्ढी अंडरवेयर कुछ अजीब नहीं लगता आपको कि मोहित को बनियान पहनने का तो शौक था पर कच्चा नहीं? वो गरीब भी नहीं था, सनरपच का ही बेटा था, कच्चा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके की अच्छे से छानबीन करी थी ना? चार्ली हिचकिचाते हुए अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ की थी ना मैडम। वर्चस्वनी तेज के साथ कहती है, सही सही बताओ चार्ली, और मेरी आंखों में देखकर बातें करो, नजरें मत चुराओ, मुझसे सच सच बताना, जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया की अच्छे से तहकीकात करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम मैडम क्या लगा रहा है, जल्दी बोलो क्या बात है? वो मैडम, बात यह है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपके जाने के बाद भी ना हम 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले वहां से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की पर बड़े ढीठ थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई, ये सब उसी ने किया है, तो हमें भी यकीन हो गया। तो हमने ज्यादा छानबीन नहीं की और कैसे करते आधी से ज्यादा जगह तो वो गाँव वाले घेर के खड़े हुए थे। वर्चस्वनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ हो एक नंबर के, सारी गलती मेरी है, मुझे ये काम तुम पर सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तहकीकात, सुराग ढूंढना, और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है तुम सारे सुराग किशनोई नदी के पास ही छोड़कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने के लिए। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं करती चार्ली। पर मैडम जी, आपको पता है ना किशनोई नदी जाने के लिए का लाझाड़ी जंगल पार करना होगा, और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा, कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है चार्ली, इसी बहाने अगर कोई खूंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे, और अब ये बहाना बनाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी, आज आपको घर नहीं जाना क्या अपनी बच्ची? वर्चस्वनी चार्ली को बीच में ही टोकते हुए कहती है, तुम मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगलामुड़ा गांव। इतना कहकर बिना कुछ सुने वर्चस्वनी पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। चार्ली और वर्चस्वनी गाड़ी से बंगलामुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। यह एक हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी के आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार अमावस्या की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि उसे फिर वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। उसे वापस से गर्मी का एहसास होता है जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन को पसीने से तरबतर भीगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना, आखिर ये सपना मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? कौन है ये सपनों वाली लड़की जिसके साथ में ना जाने कैसी कैसी हरकतें करते रहता हूँ? छी, मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिना रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी कैसा फैला हुआ है, यह कहां से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि यह पानी मटके के पास से बह रहा था। मटके में छोटा सा छेद हो गया था जिस कारण मटके का सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता है, अरे इसके अंदर का तो सारा पानी बह गया, पर समझ नहीं आ रहा ये मटका फूट कब गया? शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे रखे फूट गया? नींद से अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बकेट लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल आता तो है, पर अगले ही पर अभिमन्यु बेवजह परेशान होगा, यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता है और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वह कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं की घिरनी घूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है।
युग को इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी को बकेट में भी नहीं भरता और सीधे बाल्टी में से ही पानी पीने लग जाता है। युग ने अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दून, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दून। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही युग ये गाना गुनगुनाने की आवाज सुनता है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। उद्धरण चिन्ह। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी, पर ये आवाज तो कुएं के अंदर से नहीं आ रही, ये आवाज कहाँ से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। उद्धरण चिन्ह। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में जिस कारण वो अपने आप को उसका पीछा करने से नहीं रोक पा रहा था। आवाज काला झाड़ी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला झाड़ी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किशनोई नदी की तरफ से आने लग जाती है और युग किशनोई नदी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम किशनोई नदी की ओर बढ़ा रहा था, लड़की की गाना गाने की आवाज और तेज होते जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ते जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किशनोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किशनोई नदी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किशनोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? युग यही सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी की छोटी छोटी लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनू की रोशनी में युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरे साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे उसकी कमर तक, जिसे उसने खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये लड़की यक्षिणी तो नहीं? यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कंपकपाने लग जाते हैं। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था आखिर यक्षिणी कैसी दिखती थी। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप के जाल में हर मर्द फंस जाता था? क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती थी यक्षिणी? यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम यक्षिणी ही हो ना? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती, वो तो नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी, यक्षिणी, यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं युग बाबू, यामिनी, आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ कि जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो? युग यामिनी को वहां पर देखकर भौंचक कर रह गया था। उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, अब आप हर बार की तरह मेरे बदन को ताकते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने आई हो क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं, मर्द पकड़ने। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मर्द पकड़ने? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ, अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ, तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो? कभी रोनकोमुचा घाट पर तो कभी बंगलामुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है। यामिनी हंसते हुए कहती है, मछलियों का शिकार, मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती है। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू, आपको पता है या नहीं पता है? अरे कैसे पता नहीं होगा, आसपास के गांव वालों तक को ये बात पता चल गई तो आपको तो पता ही होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी? अरे यक्षिणी के बारे में बाबू, सुना है वो आजाद हो गई और उसने रोनकोमुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित को अपना शिकार भी बना लिया। अच्छा ही हुआ। युग हैरानी के साथ कहता है, अच्छा हुआ? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? किसी को मारना तो पाप है ना? युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता है, बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था और पांडवों ने भी तो पांचाली के लिए कौरवों से युद्ध लड़ा था ना, तो क्या उन सभी भगवानों ने उन दुष्टों का नाश करके पाप किया था? नहीं ना, तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर कोई पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? साफ साफ शब्दों में कहो ना। यही कि मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है, अपनी पहली पत्नी को उसने जलाकर मार दिया था सारा गांव।
इस बात को जानता है पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसकी नजर पराई स्त्रियों पर हमेशा रहती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ हमबिस्तर होना चाहता था और उस रात भी शायद वो बंगलामुहा गांव में उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच रास्ते में ही यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार ही देना ही बेहतर है। युग बाबू, आप ना छोड़िए ये बस बातों को और ये बताए कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना, उसे प्यार से रखोगे ना। तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना, आप मुझसे शादी करेंगे ना। यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है, उसकी आंखें भौचक्की की रह जाती है। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते, आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जान में कुछ जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछूं बाबू? हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो, ऐसे बातें मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ, ये बताइए क्या अब मैं हमारी दोस्ती पक्की समझूं? दोस्ती पक्की समझूं मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जहाँ दो अनजान लोगों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं वही दोस्ती हो जाती है। वाह क्या बात बोली आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्त होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको शहर में कोई लड़की मिली थी या नहीं, मतलब वही क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक ऐसा हिस्सा याद आता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं है। क्यों छोड़कर चले गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी यक्षिणी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।